एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार जबरदस्त टॉपिक जिससे क्वेश्चन आना तय है। तो अगर तय है तो कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिएगा, क्योंकि अब हम उड़ान भरने को तैयार हैं। अगर आप इसी तरीके से अपनी उड़ान भरना चाहते हैं नीट या आईआईटी के लिए, तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इनके साथ उड़ान भरेंगे तो डेफिनेटली अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बिना किसी देरी के मैं शुरू करना चाहती हूं आज का टॉपिक, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे रुका नहीं जा रहा है, तो आपको भी रुका नहीं जाना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एचआईवी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है, कैसे फैलता है, क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, सारी चीजें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एचआईवी, इसका पहले हम लोग नाम समझ लेते हैं कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। हमें पता है मैम, हमें मत बताइए आप, हमको सब कुछ पता है, कोई टेंशन नहीं। मुझे पता है कि आपको सब कुछ पता है, पर बच्चों जी थोड़ा सा जान लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों एचआईवी के बारे में। तो चलो शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग एचआईवी के बारे में, देखो क्या पढ़ा रही हूं आज मैं, बहुत मजा आने वाला है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट और आपके स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। एड्स का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? मैम हमें पता है कि एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये है इसका फुल फॉर्म। आई होप कि ये आपको पता होगा, ठीक है। ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए एक एक करके अब हम लोग इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। बहुत जोड़ जोड़ के लिख देती हूं तो आपको समझ में नहीं आता। चलो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक एक शब्द का मतलब समझिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का ये टॉपिक ही, मतलब मैं क्या कहूं बच्चों, मेरे पास तो इसके लिए शब्द ही नहीं है। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि इससे सवाल ना आए बच्चों, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इससे सवाल नहीं आए। ये देखो मैं इतने सारे स्टार लगा रही हूं और आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। एक्वायर्ड का मतलब होता है आफ्टर बर्थ, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? आफ्टर बर्थ, ठीक है। ये जन्म से पहले नहीं होता, ये आपको तब पता चलता है जब आपका जन्म हो जाता है, ठीक है। जन्म हो जाता है, उसके कुछ समय के बाद आपको समझ में आता है, तो आप एक्वायर करते हो किसी से ये इन्फेक्शन। आपको ये जेनेटिकल नहीं है, ठीक है। ये आप किसी से लोगे, अगर आपको जन्म से प्रेजेंट है एचआईवी तो आपने अपनी मम्मी से लिया हुआ है। तो बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं इट इज एक्वायर्ड, ठीक है। ये इनेट नहीं है, इट इज एक्वायर्ड, ओके। आपने इसको किसी से लिया है, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएट हो जाता है। मतलब इम्यून सिस्टम में वी हैव लर्न सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल, इसमें इम्यून सिस्टम में कमी आ जा रही है, या मैं कह रही हूं कि इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जा रहा है। इसका मतलब ये कि इम्यून सिस्टम की किसी एक सेल को बहुत भयंकर डैमेज हो रहा है। तो मैं ये कह सकती हूं कि इम्यूनिटी जो है, ठीक है, मैं सीधे ये कहती हूं कि इसमें इम्यूनिटी क्या हो जाती है बच्चों? इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो इसमें इम्यूनिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने एक्वायर किया है किसी से इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें इम्यूनिटी लो हो जाती है और ये एक सिंड्रोम है। और इस शब्द का मतलब जो है आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि जनरली इस शब्द का मतलब लोगों को पता नहीं होता है। सो बेसिकली सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? देखो, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में एक एक शब्द को आपने डाइसेक्ट किया। एक्वायर्ड का मतलब होता है आफ्टर बर्थ, इम्यूनो डेफिशिएंट का मतलब होता है इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, या हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें कोई एक सेल जो है वो कम हो जाएगी, या इम्यूनिटी आपकी डिक्रीज होगी, इम्यून सिस्टम की सेल्स डैमेज होने लगेंगी, इम्यूनिटी का ब्रेकडाउन होने लगेगा। अगर इम्यूनिटी का ब्रेकडाउन होने लगेगा तो आपको पता है कि आपको डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम ही आपको डिफेंस देता है। अगर वही डैमेज होने लगा तो क्या इम्यूनिटी बचेगी? ना 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 ना। तो इम्यूनिटी नहीं बचेगी तो क्या करोगे? लौकी की सब्जी बनाओगे क्या रे? तो इसका मतलब यह है कि आपको एचआईवी का इन्फेक्शन तो हो ही गया है, साथ में इम्यूनिटी डिक्रीज होने की वजह से आपको दूसरे भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं?
ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ इन्फेक्शंस के नाम बता देती हूँ, हालांकि आप वैसे तो पढ़ोगे पर कुछ इन्फेक्शन के नाम सुन लो। तो आपको कुछ इन्फेक्शंस जो है उनके नाम मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपको HIV में होते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से, ये वाला शेप इज नॉट गुड, मैं ये वाला नहीं बनाती हूँ, दूसरा ये क्रॉस वाला ही बनाती हूँ, ठीक है। सो कौन कौन से इन्फेक्शन आपको HIV में होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले इसमें तुमको पता है कि जब सबसे पहले HIV होता है तो HIV में आदमी HIV से नहीं मरता, बड़ी समस्या है। HIV में आदमी दूसरे इन्फेक्शन से मरने लगता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो HIV से मर गया मतलब वो बड़ा लकी था, समझ में आ रही बात, क्योंकि HIV एक ऐसा वायरस है, ठीक है, इट इज अ वायरस, ओके ओके। HIV जिस वायरस से फैलता है उसका नाम है एड्स, जिस वायरस से फैलता है उसका नाम है HIV। अब HIV का पहले अपन फुल फॉर्म डिस्कस कर ले, ठीक है, ओके, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, ओके डन, ये है इसका फुल फॉर्म। तो एड्स जिस वायरस से फैलता है उसका नाम है HIV, ठीक है। अब ये वायरस किसको अटैक कर रहा है बच्चों, ये वायरस अटैक करता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम का क्या करता है, ब्रेकडाउन, ठीक है, इम्यून सिस्टम का ब्रेकडाउन करता है, डन है बच्चों। अब इम्यून सिस्टम का ब्रेकडाउन करेगा तो हमको बहुत सारी अदर डिजीजेस भी होंगी, ठीक है। तो वी सफर्ड फ्रॉम, नोट्स बनाते जाइएगा बच्चों, सफर्ड फ्रॉम अदर डिजीजेस, हमको दूसरी बीमारियां होने लगेंगी, डन है। अब सवाल यह है कि कौन कौन सी बीमारियां होने लगेंगी, अब यहाँ पे तो जगह नहीं है पर आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो आपने क्या सीखा कि एड्स जिस वायरस से होता है, ध्यान से देखो बच्चों क्या बोल रही हूं मैं, एड्स जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है HIV, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस किसको अटैक करता है बच्चों, ह्यूमन इम्यूनो वायरस अटैक करता है इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम का ब्रेकडाउन कर देता है, जिससे पर्सन बहुत सारी दूसरी डिजीजेस से सफर करने लगता है अदर देन HIV। अगर आप HIV से मृत्यु हुई तो ठीक है भैया, कोई टेंशन नहीं है, आप तो लकी हो, पर नॉर्मली HIV वाला जो पेशेंट होता है वो HIV से मरने की बजाय दूसरी डिजीजेस से मरने लग जाता है, जैसे कि निमोनिया, जैसे कि कैंसर, जैसे कि कपोसी सरकोमा, जैसे कि टीबी, बहुत सारी और बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। और सिम्टम स्टार्ट कैसे होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, भूख नहीं लगेगी, नौसिया लगेगा, अजीब सी हरकतें होंगी, बिल्कुल ही भूख मर जाएगी, आपको पसीना आने लगेगा। तो ये इसके सिम्टम होते हैं, पर बाद में चल के ये बीमारी और खतरनाक हो सकती है, और ये बीमारी जो है ये आपके इम्यून सिस्टम का इतना ब्रेकडाउन कर देगी कि बाकी सारी बीमारी आपको लगने लग जाएगी और हो सकता है आप उन बीमारियों से मर जाए, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट जो अभी हमने शुरू किया कि ये कौन सा वायरस होता है, किससे फैलता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, हर एक शब्द का मतलब आपने समझा, किसको ब्रेकडाउन कर रहा है, इम्यूनिटी को ब्रेकडाउन कर रहा है, ये बात आपको क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी की बच्चों, शुरू करें। अब हमको ये वाला क्लियर हुआ, आपको दिस सिस्टम इज क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी की, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिना हिस्ट्री के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से बच्चों क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो अपने को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो देखते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री। आपको पता है, ध्यान से समझना, अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन बीइंग में कहाँ से आया है आपका HIV, तो आप क्या बोलोगे, बताओ मेरे साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग में HIV आया कहाँ से है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो बताओ कहाँ से आया। आपको पता है कि कुछ अफ्रीकन्स लोग हैं, तो अफ्रीकन्स तो वैसे भी कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। तो अफ्रीकन्स जो थे उन्होंने क्या सोचा कि आज बंदर की बिरयानी खाते हैं अपन, चलो चलो आज किसी बंदर को ही मार के उसके पकौड़े खाते हैं अपन। अब अगर उन्होंने ऐसा सोचा है बच्चों, तो वो जाएंगे भैया मंकी वंकी को मारने, ठीक। अब हुआ क्या कि बेसिकली ये जो वायरस था ये मंकी में ही था, ठीक है, ये इन्हीं एप्स चिंपैंजीज का ही ग्रुप था। पर हुआ क्या कि हम जो है अपन इंसान है, मानते तो है नहीं, अपन इंसान को खा लें तो मंकी है। तो क्या हुआ कि अपन ने सोचा, आज अफ्रीकन ने सोचा बंदर की बिरयानी खाते हैं, तो उन्होंने बंदर को मारने की कोशिश की। अब अगर झपटा झपटी होगी तो थोड़ा बहुत, अब बंदर को भी स्क्रैच था, ठीक है, बंदर को भी स्क्रैच था। तो बंदर ने क्या किया, जब आप इंसान को मारने गया उसको, तो इंसान को खरोचा, ठीक है। इंसान को जब खरोचा तो उसका जो ब्लड था वो हमारे बॉडी के अंदर आ गया। तो आपको पता है कि ह्यूमन में चिंपैंजीज या मंकी से ट्रांसमिशन 1960 के आसपास हुआ, ठीक है।
तो 1960 में साउथ अफ्रीकन लोग जिनको बंदर की बिरयानी थी, ठीक है, वो मंकी से ह्यूमन को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, मंकी टू ह्यूमंस। ओके, बंदर की बिरयानी खाने गए होंगे। ओके, कहाँ से आया है ये? साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। डन। ओके, यहां से ये कहानी शुरू हुई। क्लियर है? अब आपको एक और चीज समझाती हूँ। अब ठीक है, चलता रहा। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका में वैसे भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज उतनी अच्छी है नहीं बच्चों, तो यहाँ से पहचान पाना इज रियली डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, मतलब आप समझो वहाँ लोगों को फैलते जा रहा है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैल रहा है, नीडल्स के दौरान फैल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान फैले जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, नहीं पता चल पा रहा। और अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली जो है शक्तियाँ कहाँ है, तो वो अमेरिका में है। तो पता भी यहीं से चला। 1980 के दौरान, ध्यान से समझिएगा, 1980 के दौरान अमेरिका में कुछ लोगों को ऐसा देखा गया कि उन्हें कुछ अजीब व गरीब टाइप के सिम्टम्स देखे जाने लगे। उन इंडिविजुअल्स को, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स को कुछ न्यूमोसिस्टिस, ध्यान से समझना बच्चों, न्यूमोसिस्टिस कार्नाई, ठीक है, न्यूमोसिस्टिस कार्नाई, ये एक निमोनिया कॉजेटिव एजेंट होता है। ध्यान से समझना है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक निमोनिया कॉजेटिव एजेंट होता है, ये निमोनिया कॉज करता है। नॉर्मली ये ह्यूमन बींग्स को निमोनिया कॉज नहीं करता, ठीक है, ये बहुत ही रेयर पैथोजन है जो निमोनिया कॉज करे। पर देखा गया कि कुछ होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल थे। ये निमोनिया किस में पाया गया बच्चों? होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल में, ठीक है, जो गे प्रजातियां थी उनमें, ठीक है, प्रजातियां क्या होती है, गे तो में ही है, नॉर्मल पीपल्स हैं, तो ह्यूमन होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स में ये देखा गया, ठीक है। अब हुआ ये, ध्यान से समझना, ठीक, देखो क्या हुआ, अमेरिका में कुछ गे लोगों में ये वाली जो इन्फेक्शंस थी वो देखी जाने लगी, ठीक है। अब लोगों ने ये सोचा कि ये जो निमोनिया है, इट इज अ वेरी रेयर टाइप ऑफ निमोनिया, इजंट इट? इट इज वेरी रेयर टाइप ऑफ निमोनिया, नॉर्मली तो ये देखी नहीं जाती, फिर ये गे इंडिविजुअल में क्यों देखी जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि ये जो आपका ह्यूमन इम्यून सिस्टम का वायरस होता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन कर रहा है, जिससे आपके बॉडी में HIV का इन्फेक्शन सिर्फ एकमात्र चीज़ नहीं है। इम्यून सिस्टम इतना ब्रेक डाउन हो जाता है कि आपको दूसरी बीमारियां भी होने शुरू हो जाती है, जिसमें न्यूमोसिस्टिस कार्नाई से होने वाली निमोनिया एक एग्जाम्पल है। तो लोगों ने ये सोचा कि इनमें क्यों हो रहा है, ठीक है। बाद में जब ब्लड टेस्ट कराया गया तो बेसिकली ये निकला क्या? ये निकला बेटा जी HIV, ठीक है, क्या निकला? HIV इन होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल, ठीक है, इन होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल, ठीक है, होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स में ये HIV 1908 में अमेरिका में देखा गया। ठीक है, यहां से ये कहानी शुरू हुई, ठीक है। इन लेट 1970s, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, इन लेट 1970s, ठीक है, ये वायरस हमको ये भी पता चला कि ये ब्लड कैंसर भी कॉज करता है। ये वायरस जो है ब्लड सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। इन लेट 1970s में हमको ये पता चला कि भैया ये जो वायरस है ये ल्यूकेमिया भी कॉज कर सकता है, मतलब ब्लड कैंसर, ठीक है। लेट 1970s में हमको ये भी पता चला कि भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये HIV कॉज कर सकता है, इसकी वजह से ल्यूकेमिया भी हो सकता है, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई आपको। नाउ आगे बात करते हैं हम लोग। हु इज द डिस्कवरर ऑफ द, अच्छा ये वाला आपको डेट याद रखनी, बाकी ये वाली, ठीक है, ये वाली आपको बच्चों याद रखनी है क्योंकि यही आपकी NCERT में दी हुई है और यही आपसे पूछा जाएगा। ओके, ये वाली जो है आपको याद रखनी है, 90s 80s वाली, ठीक है, ये आपको याद रखनी है क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये आपके NCERT में दी गई है, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं, हु डिस्कवर्ड द HIV। तो हु डिस्कवर्ड द HIV? लूक मॉन्टेग्नियर, ठीक है। डिस्कवरी की बात करें हम लोग, किसने डिस्कवर किया है? तो डिस्कवरी की बात करूंगी मैं तो ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने जो है डिस्कवर किया है HIV को, ठीक है, ल्यूक मॉन्टेग्नियर, बाप रे स्पेलिंग में तो कहना ही क्या, ठीक है। बाद में 2008 पास के आसपास फ्रांसिस्को इनके फ्रेंड है और इनको 2008 में नोबेल प्राइज भी मिला इस चीज के लिए, ठीक है, 2008 में नोबेल प्राइज के विजेता बने ये, ठीक है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा पर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। समझ में आया इतनी बात? सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द HIV। डन।
चलो अब देखते हैं नोबेल प्राइज का विजेता, यहां से इसको मिटा दूं, ये समझ गए आप लोग, ठीक है, ओके डन। अच्छा एक और चीज बताती हूँ, देखो यहाँ ये ल्यूकेमिया फैलाता है, इसलिए अमेरिकन ने इसका नाम, ध्यान से समझना, इसलिए अमेरिकन ने इसका नाम स्टार्टिंग में क्या रख दिया था भैया जी, इसलिए इसका नाम रख दिया था ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3, ठीक है। अब इसको आप लिखते जाना क्योंकि मैं इसको रब करते जाऊंगी, लिखूं क्या फुल फॉर्म। स्टार्टिंग में अमेरिकन ने इसका नाम जो है, ये ल्यूकेमिया फैलाता है, ठीक है, ल्यूकेमिया हो जाता है इसकी वजह से, ल्यूकेमिया से ब्लड कैंसर, ठीक है, तो लोगों को लगा ये वही है, क्या है ये, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3, ठीक है, पर बाद में पता चला कि ये जो है ल्यूकेमिया HIV के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, ना कि ये जो है ये ल्यूकेमिया कर रहा है। ल्यूकेमिया के लिए कैंसर कॉजेटिव एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, पर आपको पता है इम्यून सिस्टम इतना डाउन हो गया कि कैंसर हो रहा है, ठीक है। नाउ अब आपको पता है डिस्कवरी नोबेल प्राइज में इसके साथ क्या है, कौन है, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है फ्रांकोइज सी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ये है इनके साइंटिस्ट, 2008 में इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, देखिए HIV का फुल फॉर्म हमने देखा, HIV, ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, बाप रे, वायरस, ओके। ये कब डिस्कवर किया गया है, ये डिस्कवर किया गया है 1986 में, ठीक है। डिस्कवर का मतलब इसका नाम जो है HIV हमने 1986 में दिया, ठीक है। अब आपको ये और बता देती हूँ डिस्कवरी में कि इंडिया में इसकी डिस्कवरी कब हुई, ठीक है। इंडिया में सबसे पहला केस कहाँ आया, इंडिया, क्योंकि अब इंडिया का अभी बता ही देती हूँ, बात कर रही हूँ, तो इंडिया में 1986 में हमें पहला केस मिला, कहाँ पे मिला, चेन्नई में मिला पहला केस। किस में मिला था, ये प्रोस्टिट्यूट्स में मिला था, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट कम्युनिटी में ये मिला हम लोगों को, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द डिस्कवरी स्लाइड, पूरी हिस्ट्री जो है इसमें HIV की दी हुई है, समझ में आ गई बात। पहली स्लाइड में क्या दिया कि एड्स क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ना, डेफिशिएंसी, ठीक है, ओके, ठीक। ये एड्स क्या होता है, HIV क्या होता है, किसको ब्रेक डाउन करता है, इसमें पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है। 1960 में ह्यूमन मंकी से ह्यूमन में आया, 1980 में ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में किस में डिटेक्ट हुआ, 1980 के आसपास डिटेक्ट हुआ, कहाँ पर, अमेरिका में, होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल में। इन लेट 1970s में ये पता लगाया गया कि HIV की वजह से जो है क्या फैल सकता है, ल्यूकेमिया भी फैल सकता है, इसीलिए अमेरिकन इसका नाम क्या रख दिए थे, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस 3, जबकि बाद में नाम चेंज किया गया। कब चेंज किया गया, 1986 में इसका नाम चेंज किया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा गया। डिस्कवरी की बात करें तो ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने जो है HIV को खोजा, और फ्रांकोइस सिनोसी और ल्यूक मॉन्टेग्नियर और सिनोसी को मिला 2008 में नोबेल प्राइज, ठीक है। तो डिस्कवर किसने किया, ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने, और सिनोसी के साथ इनको मिला 2008 में नोबेल प्राइज। इंडिया में पहला केस 1986 में 1986 में देखा गया, कहाँ देखा गया, चेन्नई में देखा गया, इन द प्रोस्टिट्यूट कम्युनिटी। तो ये हो गई आपकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी की स्लाइड, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसकी, चलिए अब थोड़ा स्लाइड्स देख लें। चलिए स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने डन कर लिया इतनी बात। अब देखते हैं क्या क्या है। स्टार्टिंग में देखिए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब इम्यून सिस्टम इसमें डिक्रीज हो रहा है। अब ये दो प्रकार की हो सकती हैं, ये एक होती है प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हमको बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपकी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वाला जो होता है डिजीजेस ये हमको प्रेजेंट होती हैं बर्थ से, ठीक है। इसमें वो सेल ही नहीं बनती हैं, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास बराबर शानदार जबरदस्त टी सेल्स थी, पर वायरस के अटैक की वजह से उनकी कमी होने लगी, तो ये तो जन्म के बाद हुआ आपको। पर यहाँ पर ऐसा होता है कि आपके कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पास वो टी सेल और बी सेल कुछ बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको जन्म से ही जो है बड़े ही खतरनाक चीज़ों से जूझना पड़ जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एज स्किड। स्किड वाले बच्चों को जो है हमेशा बबल्स के अंदर रखते हैं ताकि वो किसी भी प्रकार के बाहर के इन्फेक्शन से एक्सपोज ना हो, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी जनरली मृत्यु हो भी जाती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीजेस, इसलिए इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आपके में सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज जो आपको आफ्टर द बर्थ मिलती है, एग्जाम्पल इज एड्स, जो आज आपको पढ़ना है। चलिए, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटेड दैट इट इज नॉट कॉन्जेनाइटल, ठीक है। तो ये आपको बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होता, बाय बर्थ है मतलब मदर ने आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वायरस का अटैक है,
ठीक है। कॉन्जेनाइटल वो होती हैं जो जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम हो, शरीर में जीन्स नहीं बनते, प्रोटीन नहीं बनता, ढंग से कोई एलिमेंट नहीं बन रहा जिसकी वजह से है। एलिमेंट मतलब जीन्स, बेसिकली हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, जीन्स। इफ यू डोंट हैव जीन्स यू कैन नॉट फॉर्म द प्रोटीन सो दैट द पर्टिकुलर फंक्शन विल एब्सेंट इन टू योर बॉडी। तो यहाँ पर HIV जो है वो कॉन्जेनाइटल नहीं है, वो वायरस आपको दे दिया गया है जिसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है। तो इट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस का मतलब है, इन्फेक्शियस का मतलब फैल रही है, मतलब का क्या है कि ये आपको इम्यून सिस्टम को अटैक करने वाली एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से फैलेगी, आपको जीन वीन से नहीं फैलेगी कि मतलब अगर मम्मी को है तो बच्चे को होगी। देखो ऐसा होता है कि मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को HIV चला जाता है, पर अगर मदर पहले से ही फ्रॉम द फर्स्ट डे शी इज क्लियर कि उसको HIV है और वो मेडिकेशन लेगी तो हो सकता है बच्चे को ना फैले। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्जेनाइटल है? नहीं, इट इज एक्वायर्ड डिजीज। तो अगर वायरस ट्रांसमिट हो गया बच्चे में तो बीमारी होगी, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगी। कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब होनी ही होनी है, उसको कोई नहीं रोक सकते। तो इट इज नॉट द कॉन्जेनाइटल डिजीज। ये आपको बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द 1981, 80 लिखा है मैंने, 1 कर लेना उसको, ठीक है, सुधार ही देती हूँ नहीं तो वो बोलोगे 80 81। NCERT में 1 लिखा है तो 1 ही लिखो यार, ठीक है, 1, ओके 1, ठीक है। So AIDS was first reported in USA amongst the homosexual in 1981, and in last year or so it has spread in all over the world, killing more than 25 million people, ठीक है। इन इंडिया एड्स इन्फेक्शन वॉज डिटेक्टेड इन 1986। कहाँ पे डिटेक्ट किया? चेन्नई में डिटेक्ट किया गया इन द प्रोस्टिट्यूट कमिटीज, ठीक है। पैथोजन देख लेते हैं, तो ये हमको समझ में आया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, पैथोजन तो मैं बताऊंगी। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। स्ट्रक्चर हम बात करेंगे, पर हम बात करते हैं कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ठीक है। सो बच्चों ये हुआ आपका हिस्ट्री, ठीक है। कहाँ पे? 1981 में। ये डेट आपको याद रखनी क्योंकि NCERT की डेट है, ठीक है। 1981 में अमेरिकन में होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल में सबसे पहले देखा गया, ठीक है। ये हो गए पूरा हिस्ट्री। अब अपन बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कि कैसे फैलता है, ठीक है। तो HIV इट इज नॉट कॉन्जेनाइटल, इट इज एक्वायर्ड। ये आपको बात याद रखनी है, ये आपको जो है कंफर्मेटरी मिलेगा ये जरूरी नहीं है। कॉन्जेनाइटल मिलनी ही मिलनी है वो बीमारियां, ठीक है। चलिए, तो प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी जो होती है वो कॉन्जेनाइटल होती है, मिलनी है वो, ठीक है। पर सेकेंडरी इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स नहीं मिलते हैं, वो आपको मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते। चलिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है और आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं ये चीज़, HIV कैसे फैलता है। HIV बॉडी का फ्लूइड जो है जब मिलता है, किसी से कांटेक्ट में आता है, इन्फेक्शियस पर्सन का अगर आप लोग क्या ले लेते हो, फ्लूइड ले लेते हो, और अगर वो फ्लूइड आपके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो आपको बीमारी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अच्छा, किस करने से HIV नहीं फैलता? किसी को हक करने से HIV नहीं फैलता, ठीक है। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगी क्या सवाल है। चलिए देखते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। जब भी ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ध्यान से समझिएगा, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स वी ट्रांसफर द सीमेन इनटू द फीमेल वेजाइना एंड द फीमेल वेजाइनल फ्लूइड also contact with the male penis so that we can transfer the virus. But if the person using the condoms, then what will happen? जो वायरस होगा, जो फ्लूइड होगा, वो ट्रांसफर ही नहीं होगा। और आपको पता है कि वी पुट द कॉन्डम एट द अपर शाफ्ट ऑफ द मेल पेनिस सो दैट आप कोई मतलब कांटेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। मेल पेनिस का कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा फीमेल वेजाइना से, या फीमेल वेजाइना का कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा मेल पेनिस से, जिसकी वजह से जो वायरस है वो कभी भी ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो 99.9% चांस है कि आपको बीमारी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है सो दैट HIV कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से फैलता है, पर अगर अवॉइड करना है तो कॉन्डम्स यूज करिए, तो इससे फैलेगा नहीं, ओके। नाउ ट्रांसफ्यूजन, इससे तो फैलना तय ही है, इससे तो फैलना तय ही है बच्चों, ठीक है। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो लोग भी लैब्स में काम करते हैं उनको इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ड्यूरिंग द प्रिकिंग ऑफ नीडल टू द पेशेंट, ठीक है, कोई टेस्ट वो लगा रहे हैं लेबोरेटरी में, तो ऐसा ना हो कि उनका, अगर आपका कटा छिला रहता है तो नॉर्मली हम पूरा ग्लव्स कवर करके रखते हैं, क्योंकि किसी भी कट से अगर ब्लड टच भी हो गया तो सड़ाक से वायरस आपके ब्लड में एंट्री ले सकता है। कहीं पर ऐसा देखा भी गया कि जो लोग पेडिक्योर कर रहे थे, तो पेडिक्योर जो इंस्ट्रूमेंट किसी इन्फेक्टेड पर्सन का रहा होगा, मतलब उसने यूज़ किया होगा इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है किसी दूसरे पर्सन में लगाया, कट था तो बॉडी में एंट्री कर गया वायरस, ठीक है। जब कभी भी हम लोग नाई के यहाँ दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि रेजर से जो है स्किन कट जाती है, ठीक है। अब ये बात बहुत
ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कोई भी लड़का या कोई भी पुरुष अगर वो नाई के पास जा रहा है तो हमेशा उसको नई ब्लेड यूज़ करने के लिए ही बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उसने पुरानी ब्लेड यूज़ की और किसी भी पर्सन को HIV था और अगर आपके शरीर में कोई कट था या शेविंग करने के दौरान कट लग गया तो वो वायरस आपके उस कट से एंट्री ले सकता है। समझ में आई बात? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो बहुत ही मतलब आसान वे है वायरस ट्रांसमिशन का। इसीलिए जब कभी भी हम किसी को ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, कोई ऑपरेशन कराने जाते हैं, तो सबसे पहले वो 2 टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, वो होता है हेपेटाइटिस और HIV, ताकि उनको ये पता लग सके कि ऑपरेशन करने के दौरान इसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग नहीं है तो भैया उस हिसाब से ऑपरेशन किया जाएगा, बहुत ही प्रिकॉशन लेके किया जाएगा। और अगर उसे HIV है तो किसी और का ब्लड जो है उसको किसी मतलब वो वाला जो पर्सन है उसको उसका ब्लड किसी और को नहीं दिया जा सकता। मेरी बात समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ मैं? तो अगर आपको किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका HIV टेस्ट किया जाएगा कि कहीं आपको HIV तो नहीं, क्योंकि अगर आपको होगा तो ब्लड से दूसरे ब्लड में चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी ज़रूरी है बच्चों कि बॉडी फ्लूइड से इसका ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है। समझ में आ रही बात क्या बोल रही हूँ मैं? तो कहीं भी कट जाए, छिल जाए, हम कभी भी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो उस एरिया को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ताकि कभी भी किसी भी इन्फेक्शियस ब्लड के कांटेक्ट आने पर भी हमें HIV की एंट्री ना मिले। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो सबसे आसान मैनर है यार, सबसे आसान। अगर मैं बोलूँ कि HIV किससे ट्रांसफ़र होता है तो ये ब्लड से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र हो सकता है। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर, मतलब ये तो सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन जो है, तुम क्या करते हो कि जैसे नीडल से आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत सारे लोग कोकेन लेते हैं, बहुत सारे लोग इंट्रावेनस इंजेक्शंस लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उनके में तो ये फैलना मतलब बहुत ही कॉमन है, क्योंकि उन्होंने किसी का इंजेक्शन लिया, गए पार्टी वार्टी में, वही इंजेक्शन आपने लगा लिया। अब इंजेक्शन तो ब्लड के कॉन्टैक्ट में था ही, नीडल में लगा हुआ है वायरस, तुमने भी ठुसा लिया, अब कर लो नशे, ठीक है? जीवन भर के नशे हो गए तुम्हारे, किसके? HIV के। समझ में आ रही बात? तो जो लोग भी इन्फेक्टेड नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको इस बात का भयंकर तरीके से जो है याद रखना चाहिए, समझना चाहिए कि एटलीस्ट यू शुड चेंज द नीडल यार, ठीक है? अगर आप अपने एडिक्शन को रोक नहीं सकते तो ज़िंदगी तो बचा लो, ठीक है? क्योंकि नशे में समझ में कुछ नहीं आता है, बाद में समझ में आता है जब सुबह उठते हैं, उसके बाद ही भी क्या समझ में आएगा? 4-5 साल के बाद समझ में आएगा, अब तक तो खेल ही खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही बात? इसीलिए इस समय मतलब मुझे याद है जब मैं बचपन में थी, तब मैं क्लास 1 क्लास 2 में थी, मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि माय फादर वाज इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, तो हम हॉस्पिटल जाते थे, वहाँ पे हॉस्पिटल हुआ करते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वहाँ पर उनके पास एक बॉयलर रखा हुआ होता था और तब ग्लास के इंजेक्शन्स चलते थे, ठीक है? तो जब भी हम जाते थे इंजेक्शन लगवाने के लिए तो बॉयलर से वो गर्म इंजेक्शन निकालती थी, उसको थोड़ा ठंडा करती और फिर इंजेक्शन लगाती थी। पहले मैं समझ नहीं पाती थी कि ये है क्या, बाद में मुझे समझ में आया कि पहले ये डिस्पोजेबल सीरीज का इतना ट्रेंड नहीं था, ठीक है? ये डिस्पोजेबल सीरीज जो है ये अभी कभी 10-15-20 सालों में शुरू हुई है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद है कि डिस्पोजेबल सीरीज इतनी चला नहीं करती थी, तो मुझे याद है, अब मुझे ये समझ में आया कि क्यों बॉयल करना ज़रूरी था। उसको बॉयल करने से वो कर क्या रही थी, उसको जो है स्टरलाइज कर रही थी, उसको डिसइंफेक्ट कर रही थी, ताकि किसी भी प्रकार का HIV किसी दूसरे पर्सन में एंट्री ना ले। बाद में अच्छे से अगर स्टरलाइज नहीं हुआ तो हो सकता है पर्सन में एंट्री हो जाए वायरस की। अगर नहीं हुआ इंजेक्शन स्टरलाइज, नीडल नहीं हुई अच्छे से स्टरलाइज, तो क्या होगा बोलो मेरे पास, क्या होगा बताओ? तो वायरस एंट्री ले लेगा। तो इसलिए अब डिस्पोजेबल सीरिंज का इतना ट्रेंड आया कि इंजेक्शन लगाओ और सीधा फेंक दो, ठीक है? चांस ही नहीं चाहिए। पर अगर वही नीडल, अगर किसी को HIV था और अगर वही नीडल किसी और के कांटेक्ट में आ गया, आपने रख दिया, पैर रख दिया, आपने हाथ रख दिया, आप जरा उड़ रहे थे, चाहे घुस गए आप उधर जाके, तो आपको भी हो सकता है। इसलिए लैब वाले जो पर्सन्स होते हैं उनको बहुत ही प्रिकॉशन लेकर काम करना चाहिए। और आपको पता है नीडल डिस्पेंसर होता है, तुरंत जो है इंजेक्शन की नीडल को जो है डिस्पोज कर दिया जाता है, चक 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 करके वो नीडल वहीं पर जल जाती है, ताकि गलती से भी वो नीडल किसी के भी कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि अगर उस नीडल में HIV और हेपेटाइटिस का वायरस लगा रहा और अगर एक बार एंट्री ले लिया तो हेपेटाइटिस में तो आपको 24 घंटे में ही मर जाना, 24-48 घंटे में, इनमें तो 25 साल तक आप घसीटोगे और हो सकता ना मरो, ठीक है? समझ में आई बात? नाउ इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है, बट इट इज चांस, ठीक है? ये जरूरी नहीं है, इसीलिए हम इसको एक्वायर्ड कर रहे हैं, इट इज चांस, ओके?
ठीक है, ये पैसिवली ट्रांसफर हो सकता है, पर ये चांस है। अगर किसी मदर को ये पता है कि उसे HIV है तो उसे मेडिसिन जो है, मेडिकेशन उसका पहले दिन से स्टार्ट होता है और हर जो है ट्राइमेस्टर पे उसे HIV का टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है, तो ये चांस होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा मदर से बच्चे में ट्रांसफर ही हो। मेडिकेशन से हम जो है प्रिवेंट कर देते हैं मदर से बच्चे में एंट्री। ठीक है, तो किससे किससे हो जाता है? ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से हो जाता है, इसलिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में ऑलवेज यूज द कॉन्डम विच प्रिवेंट द 99.9% फ्रॉम द HIV। ओके, नाउ कहा था अगर हम इंजेक्शंस यूज करते हैं किसी का, इससे हो सकता है। ठीक है, नाउ अगर हम मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जो होते हैं इनकी वजह से हो सकता है, बट इट इज मैं क्राइम कहूँ नहीं कहूँ इस पर मैं कोई कमेंट पास नहीं करना चाहती हूँ। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अगर कोई रख भी रहा है तो ऑलवेज यूज द कॉन्डम। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, बिना प्रोटेक्शन के मल्टीपल पार्टनर्स आप नहीं रख सकते। मैंने कहीं पढ़ा था या मुझे अभी कभी याद आ रहा था, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनको बहुत HIV का जो है इंडिया में वो रहता है, मतलब रिस्क रहता है, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है HIV से। क्यों? क्योंकि दे हैव मल्टीपल पार्टनर, दे डू द अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड दे डोंट नो हु इज द पार्टनर, दे मे बी prostitute, she may be infected from the HIV so that they get the infection from them only। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर वो ट्रक ड्राइवर को था तो फीमेल को भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, किसी लिटरेचर में पढ़ा था कि इंडिया में जब सर्वे हुआ तो ट्रक ड्राइवर्स को HIV सबसे ज्यादा था। ठीक है, बिकॉज दे हैव अननोन पार्टनर्स, दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स एंड दे डू द अनप्रोटेक्टेड सेक्स। आप पार्टनर नहीं जानते हैं, कोई टेंशन नहीं, बस प्रोटेक्शन लेना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सो दैट वायरस जो है ये कॉन्डम से पास नहीं होता है। फीमेल मेल दोनों को यूज करना चाहिए। ठीक है, नाउ ड्रग एडिक्ट्स हु टेक द ड्रग्स इंट्रावेनसली, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई ड्रग ले रहा है और इन्फेक्टेड नीडल है तो आपको ट्रांसफर हो सकता है। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि ल्यूकेमिया है। ठीक है, ल्यूकेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड जो आपकी ब्लड सेल्स होती है WBC मरने लग जाती है और आपको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। अब रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 100% आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें हर कुछ स्टेरिलाइज होना चाहिए, कोई भी चीज किसी दूसरे पर्सन के फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो वायरस आपके ब्लड में एंट्री ले सकता है। लगा रहे हो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप क्या कर रहे हो? नीडल ही तो लगा रहे हो, अगर वो इन्फेक्टेड हुई तो आपको भी हो सकता है। अब चिल्ड्रन जो बॉर्न टू हैव एन HIV इन्फेक्टेड मदर, ये 100% श्योरिटी नहीं है। ठीक है, मदर से ट्रांसफर हो जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आपको एक और चीज बताती हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि मैम सलाइवा भी तो एक फ्लूइड है। आपके मन में सवाल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप पूछना चाहिए आपको। ठीक है मैम, हमको ये बताइए कि ये जो आपका वो है सलाइवा, सलाइवा भी तो एक प्रकार का फ्लूइड ही है, उससे भी तो ट्रांसफर हो सकता है HIV। अब ध्यान से सुनना, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, पर उसके लिए आपको किसी एक पर्सन का 3 लीटर सलाइवा पीना पड़ेगा, तब आपको HIV इन्फेक्शन होगा। इट इज नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली HIV इज द कॉन्सेंट्रेशन, आप कितना कॉन्सेंट्रेशन वायरस का ले रहे हैं। तो बॉडी फ्लूइड में जिन फ्लूइड्स में सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ब्लड होता है, वो आपके सीमेन होते हैं, ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, इनमें जो होता है सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेशन होता है। सलाइवा में बहुत 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 माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है, इससे आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए किसी को भी किस करने से, किसी को हग करने से, किसी के साथ खाना खाने से, किसी के साथ बैठने से आपको HIV नहीं हो सकता है। और अगर आप ये सोचते हैं तो आपके मन में ये अवधारणाएं नहीं आनी चाहिए। समाज में उन लोगों को घृणा के दृष्टि से देखने के बजाय उन्हें प्यार से रखिए, क्योंकि ऑलरेडी इम्यून सिस्टम इतना डाउन है कि वैसे वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में, और अगर आप उनको और स्ट्रेस देंगे तो बेचारे जो है, जो 10-15 साल जिनको जीना है वो भी नहीं जी पाएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो ये सब जो है आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपका HIV किनको किनको फैल सकता है। एक बार रिवाइज कर लें इसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल कांटेक्ट होने से, मल्टीपल पार्टनर रखने से, कुछ भी करिए आप, बस आपके पास प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर आप अनप्रोटेक्टेड कर रहे हैं तो आपको भैया HIV हो सकता है। नाउ कंटामिनेटेड ब्लड, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनको चाहिए होता है उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। जो ड्रग अब्यूजर्स हैं, जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं, वो तो वैसे ही मर रहे हैं, HIV से और मरने लगेंगे, ठीक है, तो उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, नाउ मदर से प्लेसेंटा से बच्चे को भी ट्रांसफर हो सकता है, बट इट इज चांस। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन, इन्फेक्शन तो नहीं। देखो HIV बोल बोल के बिल्कुल वही हो गया। ठीक है, तो ये हुआ मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि किस तरीके से HIV ट्रांसमिट होता है।
क्लियर हो गई इतनी बात? डन 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 डन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, हाँ, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये है, ये HIV से फैलता है, ये डिस्कवरी हो गई। हम लोगों ने और क्या डन कर लिया है, हम लोगों ने तीसरा पॉइंट भी डन कर लिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हमारा डन, ये भी क्लियर हो गया। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी डन हो गया। अब हम चौथे पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। चलो देखो, आ जाओ फटाफट से, उसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पैथोजन देखिए, AIDS is caused by the human immunodeficiency virus, ठीक है, HIV, a name given in 1986 by the International Committee on the Viral Nomenclature। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1986 में इसका नाम दिया गया है, किसने दिया है गया है, वायरल नॉमेनक्लेचर ने। ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर ने। ठीक, नाउ दिस वायरस बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड एज रेट्रोवायरस। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ बच्चों, जिससे आपको थोड़ा सा सही लगे और समझ में आए। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता रही हूँ आपको। ठीक है, चलो देखो, HIV को हम लोग रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, HIV इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ठीक है, रेट्रोवायरस। ठीक, ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते कि अपन HIV को रेट्रोवायरस कहते हैं। HIV को हम लोग रेट्रोवायरस भी कहते हैं। डन, रेट्रोवायरस। क्यों हम इसको रेट्रोवायरस कहते हैं? रेट्रोवायरस का मतलब समझते हो क्या होता है? रेट्रोवायरस का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है बच्चों? उल्टा। समझ में आ रही बात? रेट्रोवायरस का मतलब होता है उल्टा। उल्टा क्या मैम, क्या उल्टा? आइए समझते हैं। सपोज दैट कि ये हमारे पास एक वायरस है। ठीक है, ये हमारे पास एक वायरस है। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। ओके, ये थोड़ा सा छोटा वायरस बना देती हूँ, है ना। ये हमारे पास एक वायरस है, इसके अंदर 2 RNA पाए जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, 2 ऐसे RNA फिलामेंट पाए जाते हैं। ये RNA वायरस है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक RNA वायरस है बच्चों। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये एक RNA वायरस है। ये 2 इसके RNA दिखाई दे रहे हैं आपको। डन। और इस RNA में बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? इस RNA में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओ शिट। ठीक है, ओके सेकेंड। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखते जाना, है ना। इसका नाम ओके, इसका नाम है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। ये है आपका HIV वायरस। ठीक है, दिस इज द HIV वायरस। पूरा ऐसा लिखते हैं। ये है आपका HIV, ये है आपका HIV, ये है इसका RNA। ठीक है, और ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अभी अपन लोग बस सीधी सीधी बात कर रहे हैं। इसका मतलब रेट्रोवायरस क्यों है, हमको ये समझना है। क्वेश्चन हमारा अभी इस स्लाइड में ये है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक, देखो, अब ये महाशय जाएंगे ह्यूमन के अंदर। ठीक है, ध्यान समझना, ये है ह्यूमन सेल। ठीक है, ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल। ठीक है, डन है इतनी बात, इसमें कोई टेंशन तो नहीं। अब ये वायरस जो यहाँ पहुंचे, ये RNA महाशय, ठीक है, ये इस रिवर्स थोड़ा येलो कलर लेती हूँ। ठीक है, ये इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से पता है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ध्यान से देखो, ये इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से कन्वर्ट हो जाते हैं DNA में। ये देखो देखो, DNA में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गए बच्चों? DNA में। अब यहाँ पर आओ, नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली हम देखें तो DNA से हमेशा क्या बनता है? mRNA। ठीक है, मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA से हमेशा बनता है प्रोटीन। ध्यान से समझना, नॉर्मल प्रोसेस। नॉर्मली क्या होता है? ये होता है। ठीक है, नॉर्मली DNA से क्या होता है? हमेशा mRNA बनता है और mRNA से प्रोटीन बनता है।
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है, डन। पर अगर मैं बात करूं HIV की, HIV की, तो तुमको पता है HIV में क्या होता है? HIV में RNA होता है, RNA से DNA बनता है, ठीक है, ये प्रोसेस है। और कौन सा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम की वजह से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से RNA से क्या बन जाता है? DNA बन जाता है। RNA से क्या बन गया? DNA, मतलब उल्टा हुआ ना, उल्टी हो गई प्रोसेस, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा DNA से क्या बनना चाहिए? mRNA से प्रोटीन बनना चाहिए। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली। पर अगर RNA से DNA बन रहा है, दिस इज RNA से DNA, तो प्रोसेस पूरी उल्टी हो गई। दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस, ठीक है। यही है रेट्रोवायरस। मेरी बात समझ रहे हो? व्हाट इज रेट्रोवायरस बच्चों? रेट्रोवायरस इज दिस इज इट। HIV का काम होता है कि HIV अपने इस स्पेशल एंजाइम्स की वजह से, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इनके RNA के पास, जो ह्यूमन सेल में एंट्री करते ही ये ह्यूमन सेल के अंदर RNA से क्या बना लेता है? DNA। ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। RNA से DNA बन गया, दैट इज वाई HIV इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो गया होगा कि HIV को हम रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं, क्योंकि DNA से RNA बनना चाहिए, पर यहाँ RNA से DNA बन रहा है, उल्टा ही सब चल रहा है कहानी। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है ये बच्चों? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या कहलाता है ये कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हुई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, चलो देखो ध्यान से। अब ओके, तो ये वायरस जो होता है, ये ग्रुप ऑफ वायरस को बिलोंग करता है, दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस। नाउ अब आपको एक और चीज बताती हूँ, क्या हर वायरस हर वायरस जो है वो रेट्रोवायरस है? क्या हर वायरस रेट्रोवायरस है बच्चों? नहीं, हर वायरस रेट्रोवायरस नहीं है, पर रेट्रोवायरस एक वायरस है, ठीक है। हर वायरस, हर RNA वायरस, ईच RNA वायरस इज रेट्रोवायरस? ना 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 बच्चों, हर RNA वायरस जो है वो RNA से DNA नहीं बना सकता। ये एक स्पेशल क्वालिटी के जो है महाकाल पैदा हुए हैं जो कि RNA से DNA बना सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये एक बहुत ही स्पेशल काम कर रहे हैं बच्चों, समझ में आ गई बात? तो RNA से DNA बनाना ये HIV का काम होता है। क्लियर है? ठीक है, तो भैया इनको जो है खेल तो करना ही है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। स्ट्रक्चर मैं बना नहीं रही हूँ, पर मैं आपको दिखाती हूँ क्या। देखो RNA है, वायरस है, तो वायरस में प्रोटीन होगा ही। वायरस जो है उसमें क्या होता है? प्रोटीन का कोट होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बच्चों क्या है? RNA। पर अगर आप RNA का सेगमेंट देखो तो कितने सेगमेंट है? एक सेगमेंट RNA का ये दिखाई दे रहा है आपको, एक सेगमेंट बच्चों ये दिखाई दे रहा है और दूसरा सेगमेंट आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। दोनों सेगमेंट के पास आपके पास क्या लगे हुए हैं? एंजाइम्स। और इन एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो दो फिलामेंट आपके जेनेटिक मटेरियल के दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर क्या लगा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ अलग नहीं बताया, मैंने भी यही बताया था आपको, ठीक है। चलिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा हुआ है। अब बच्चों बात करते हैं, इनके ऊपर दो टाइप के प्रोटीन हैं, ठीक है। इनके ऊपर दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। चलो देखते हैं कौन से प्रोटीन है। मैं ये देख रही हूँ कि आपको वो प्रोटीन बताना है मुझे या नहीं बताना है मुझे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। आओ, तो इनके ऊपर आपको दो प्रोटीन की कवरिंग दिखाई दे रही होगी। एक प्रोटीन की कवरिंग फर्स्ट ये दिखाई दे रही है और दूसरी प्रोटीन की कवरिंग ये दिखाई दे रही है। डन। तो RNA कितने फिलामेंट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है? दो फिलामेंट, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, जो इसको हेल्प करेगा RNA से DNA बनने में। और इसके ऊपर दो प्रोटीन की कवरिंग होती है और ये प्रोटीन का नाम होता है। समझ में आ रही बात? इन प्रोटीन्स का नाम होता है। आओ देखिए उन प्रोटीन का नाम क्या है। चलो तो देखो, इधर देखो, जो ये 1 है इसको हम कहते हैं P24, ठीक है। P24 प्रोटीन, और जो बाहर की ओर उसको कहते हैं P17। याद कैसे रखेंगे? अंदर की ओर है तो ज्यादा वाला होगा, बाहर की ओर है तो कम वाला होगा। डन। तो ये होता है। चलो अब इसके बाद मैं आपको बात करती हूँ बाहर के बारे में, ठीक है ना। देखो ध्यान से, बाहर जो होता है, बाहर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अ लिपिड, ठीक है। बाहर जो है ये है लिपिड, ठीक है। अब वैसे तो जो आपका वायरस है इसमें प्रोटीन और RNA ही होता है, ठीक है। और आपको बताऊं, आपके होस्ट सेल के इन्फेक्ट करने के बाद ये आपके होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन चुरा लेता है, ठीक है। तो आपकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आप ही की है, तो आप इनसे ज्यादा पंगा लेना मत, इसलिए बोलती हूँ ध्यान से।
कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले HIV का टेस्ट कराया करो, ये नहीं कि किसी का ब्लड भी चढ़वा लिए, हालांकि डॉक्टर्स लोग करते हैं, पर उनके ऊपर भी क्यों विश्वास करना, अपनी जीवन अपने हाथ में होता है, ठीक है। तो बाहर जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर जो है लिपिड की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिपिड जो है, इसमें कौन सा लिपिड होता है, देखो लिपिड जो है कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोटीन होते हैं, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है, एंड दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन 120। समझ में आ गई बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। क्या, फिर से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं, इनके ऊपर होते हैं स्ट्रक्चर में, अगर मैं बात करूँ, बना के दिखाऊं क्या, पर छोड़ो नहीं बताती हूँ, देखो ठीक है। इनके ऊपर 2 होते हैं RNA फिलामेंट। स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, क्योंकि हो सकता है कि यह आपके एग्जाम में लेबलिंग के लिए आ जाए और अब वहां पर बन नहीं पाए और वहां पे आप फंस जाओ, फिर मुझे बोलो शिप्रा मैम आपने बताया नहीं था, क्योंकि शिप्रा मैम तुम्हें बोल बोल के चिल्ला के सब बताती सब है, याद हमें कुछ रहता नहीं है, ये काम गलत है और ऐसे काम अपने को नहीं करना है। ध्यान से सुना करो, एक एक लाइन, एक एक शब्द जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखो, उसके बाद उसको पढ़ो, उसको याद करो, यही मैं चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन एक माइंड मैप बनाएंगे आखिरी में, उसको भी याद कर लेना, ओके। तो मैंने आपको क्या बोला कि वी हैव 2 प्रोटीन्स कोट्स ओवर द RNA, द अंदर वन ज्यादा वाला प्रोटीन इट इज P24 और बाहर वाला कम वाला इट इज द P17, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर होती है एक लेयर विच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसके ऊपर आपको दिखाई देंगे, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा लिपिड मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको। तो ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, देखो ये लिपिड मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये लिपिड मेम्ब्रेन पूरा रेड कर रही हूं मैं, ठीक है, ये है आपकी पूरी लिपिड मेम्ब्रेन। इस लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पाइक्स जैसा होता है जिससे जो है होस्ट सेल में हम अटैच करते हैं, और स्पाइक्स जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो स्पाइक्स का जो डंडा है वो है 41 से, और जो ऊपर है वो है 120। तो आपको ऐसा करना है, जो प्रोटीन है तो ज्यादा वाला अंदर कम वाला बाहर, स्पाइक्स है कम वाला अंदर ज्यादा वाला बाहर, ठीक है। समझ में आ रही बात क्या बोल रही, प्रोटीन ज्यादा वाला अंदर कम वाला बाहर, अंदर कौन सा होगा P24, बाहर कौन सा होगा P17। स्पाइक्स की बात करूं, स्पाइक्स डंडा कम वाला अंदर ज्यादा वाला बाहर, ठीक है। तो डंडे को याद नहीं करो तो नहीं करो, पर उसका ऊपर वाला याद रख लेना ग्लाइकोप्रोटीन 120, क्योंकि स्ट्रक्चर आ सकता है। डन। तो ये हुआ एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, 1986 में ढूंढा गया, ये हम लोगों ने साइड पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच हैव एन एनवेलप कंसिस्टिंग ऑफ अ लिपिड बायलेयर, लिपिड बायलेयर आपको दिखाई दे रही है एक लेयर, लिपिड बायलेयर, ठीक है। लिपिड बायलेयर जो होता है, लिपिड बायलेयर डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड होस्ट सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रही बात, मतलब तुम्हारा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स ले लेके, उसी से सामान ले लेके अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब लिपिड मेम्ब्रेन बना रहा है। मतलब तुम सोचो कि तुम्हारी उसने कितनी ऐसी कम तैसी करी, HIV ने तुम्हारा ही मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेकर अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ स्पाइक्स होते हैं जो कि बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, डंडा इस ग्लाइकोप्रोटीन GP41, और डंडे का जो नॉब होता है वो होता है 120, जिसे होस्ट सेल में हम अटैच करते हैं, ठीक है। तो स्पाइक्स देखो ये किससे बने हुए हैं, इससे बने हुए हैं। एनवेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है, और फिलामेंट में फॉर्म में होता है। कितने फिलामेंट होते हैं, 2 फॉर्म में होते हैं, और ये किससे जुड़े होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से जुड़े हुए होते हैं। ये भी हमारी बात हो गई, ठीक है। HIV के पास कोर RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से जो जुड़ा हुआ है, वो प्रोटीन कोड से जुड़ा हुआ है। प्रोटीन ज्यादा वाला कहाँ की ओर है बच्चों, P24 कहाँ की ओर है, अंदर की ओर, और P24 कहाँ की ओर है, अंदर की ओर, और P17 कहाँ की ओर है बच्चों, बाहर की ओर। क्लियर हो गई बात, ठीक है, यही इसमें भी लिखा हुआ है। HIV कंसिस्ट ऑफ अ कोर RNA विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड अराउंड द कोर, कोर के अराउंड कौन सा है, P24, और आउटसाइड द कोर ये कहाँ है, P17, ठीक है। चलो, आउटर मोस्ट एनवेलप जो होता है, ये मैंने आपको बता दिया। आउटर मोस्ट प्रोटीन के बाहर होती है लिपिड बायलेयर, लिपिड बायलेयर में स्पाइक्स लगे होते हैं, उनमें कौन सा प्रोटीन होता है, अंदर की ओर 41, और डंडा जो ऊपर जिससे अटैच होता है उसके ऊपर GP120। HIV is the retrovirus using the enzyme reverse transcriptase which convert the DNA from the RNA, which convert the DNA from the RNA, मतलब ये तो उल्टा ही हो गया, इसलिए ये रेट्रोवायरस है। Once the HIV produce the DNA from its RNA, it is integrated to the host cell DNA। अब मैं आपको इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन बताने वाली हूँ। ओके, मोड ऑफ इन्फेक्शन में वही देख रही, मोड ऑफ एक्शन। चलो इसके बारे में थोड़ा एंट्री के बारे में बात करें। देखो ध्यान से सुनना, क्या क्या बोल रहा है, एक एक लाइन को समझना, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, वंस द HIV प्रोड्यूस द DNA फ्रॉम इट्स RNA, द DNA इंटीग्रेटेड टू द होस्ट DNA। अब इसके लिए हमको एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, बना ले बच्चों, बना ले, आ जाओ। सो ये है हमारा होस्ट सेल का, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक। चलो अब सबसे पहले मैं बनाती हूँ होस्ट सेल का, क्या ये हो गया होस्ट सेल,
ठीक है, बनाते हैं, आ जाओ, मजा आएगा। सबसे पहले अपने को यही समझना जरूरी है, दिस इज द होस्ट सेल। डन, ये है अपनी होस्ट सेल। ओके, नाउ अब यहां से आपका HIV वायरस आ रहा है। ठीक है, अब मैं पूरा HIV वायरस वैसा नहीं बना रही हूं जैसा उसमें दिया हुआ है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक सो। ठीक है, अभी अपने को जल्दी जल्दी वाला काम करना है। वैसे जल्दी जल्दी का काम भी तो शैतान का ही होता है, पर ठीक है, अब शैतान ही समझ लो मुझे। ओके, ये है आपका RNA, ठीक, जिसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। डन, ठीक, अब ये इसमें पहुंच गया। ठीक, छोटे छोटे बनाते हैं ताकि जो है सही रहे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, क्या ये पूरा वायरस एंट्री ले सकता है? क्या ये पूरा वायरस एंट्री अटैचमेंट के बाद ले सकता है? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। जितना भी प्रोटीन है, जो उसका स्पाइक है, ये सब अंदर रह जाएगा, सिर्फ बाहर रह जाएगा। सिर्फ अंदर क्या आएगा बच्चों? सिर्फ आएगा ये। ठीक है, क्या आएगा बच्चों? सिर्फ इसका RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है? यहाँ पर हमारे होस्ट सेल का जीनोम है, मान लो। ठीक है, दिस इज द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, लिख दो इसको, लिख दो। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। ओके, सो दिस इज द जीनोम ऑफ व्हाट? होस्ट सेल। होस्ट सेल का जीनोम है। ठीक है, अब क्या होगा पता तुम्हें? ये वाला जो RNA है, ठीक है, ये वाला जो RNA है वो होस्ट सेल के अंदर एंट्री ले लेगा। क्लियर है? इसको बना लेती हूँ पहले मैं। ओके, ऐसा बनाती हूँ। ओके, ये जो RNA है ये होस्ट सेल के अंदर एंट्री ले लेगा। ठीक है, पर अभी आपको बात समझनी है, ये होस्ट सेल का जो जीनोम है ये है क्या बच्चों? ये DNA है ना। अब DNA के अंदर RNA कैसे एंट्री ले सकता है? ये तो बड़ी समस्या है। ऐसे थोड़ी, ये है भैया आपका वायरस का RNA। ठीक है, दिस इज द वायरल RNA। आप पूरा स्ट्रक्चर RNA के अंदर नहीं ला सकते, प्रोटीन जो होता है वो बाहर ही रह जाता है। अटैचमेंट कराओगे स्पाइक से, GP120 से, RNA जो है छोड़ दिया जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ। अब इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से प्यारे बच्चों क्या होगा तुमको पता है? इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये जो RNA है ये बन जाएगा DNA। ओहो हो, ये जो RNA है ये क्या बन जाएगा? DNA। और ये DNA जो है वो होस्ट सेल के जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। ये बन गया DNA। ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों? ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। DNA बन गया और ये किस में एंट्री कर जाएगा? ये आपके होस्ट सेल के जीनोम में एंट्री कर जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? अब क्या होगा ध्यान से समझना। अब कहानी ये है, जैसा कि आपको मैंने अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, कि आप DNA से क्या बना सकते हो? mRNA, और mRNA से प्रोटीन बना सकते हो। अब ये महाशय जो हैं जिसके अंदर वायरल जो है DNA घुसा हुआ, दिस इज द वायरल DNA ना। अब ये वायरल DNA क्या कर सकता है बताओ? ये वायरल DNA अपने लिए प्रोटीन का कोट भी बना सकता है, नहीं बना सकता क्या? ये वायरल DNA RNA बनाएगा और RNA से, देखो ये वायरल DNA क्या बनाएगा? mRNA बनाएगा, और इस mRNA से ये प्रोटीन का कोट नहीं बन सकता क्या? बन सकता है मैम। तो ये बन गया प्रोटीन का कोट। ठीक है, और यही जो DNA है ये अपने लिए जेनेटिक मटेरियल नहीं बना सकता क्या? क्यों नहीं बना सकता मैम? ये बना लिया जेनेटिक मटेरियल, बन गया जेनेटिक मटेरियल, और ये आ गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझ में आ गई बात? क्या बोला? अब तुमको ये समझ में आया कि इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने की क्यों जरूरत थी? इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि अगर ये RNA से DNA में एंट्री नहीं लेता तो ये होस्ट सेल के जीनोम में एंट्री नहीं ले पाता। होस्ट सेल के जीनोम में एंट्री नहीं ले पाता तो आपको पता है कि वायरस जो होता है वो सर्वाइव ही किसी और के ऊपर होता है। वायरस अपने से कोई काम नहीं कर सकता। तो वायरस ने जैसे ही होस्ट सेल के जीनोम में एंट्री ली, होस्ट सेल का जीनोम रेप्लिकेट हुआ, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे रेप्लिकेट हुआ। जब रेप्लिकेट हुआ तो वायरल DNA भी रेप्लिकेट हुआ। अब वायरल DNA अपना mRNA बना सकता है। ठीक है, अपना mRNA बना सकता है तो जेनेटिक मटेरियल आ गया। जेनेटिक मटेरियल भी बन सकता है, DNA से जेनेटिक मटेरियल भी बन सकता है, और इसी mRNA से वो अपने लिए प्रोटीन कोड भी बना सकता है। तो यही वायरल DNA अपना जेनेटिक मटेरियल भी बना सकता है और यही वायरल DNA अपने लिए प्रोटीन कोड भी बना सकता है। अब ये जो सेल के अंदर धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे वायरल होस्ट DNA जो है वो रेप्लिकेट करता जाएगा, और वो जो होस्ट जीनोम के साथ वायरल DNA भी रेप्लिकेट करता जाएगा। यही वायरल DNA अपने लिए जेनेटिक मटेरियल भी अंदर बनाता जाएगा, और इसी वायरल DNA से आपके लिए प्रोटीन कोट भी बन जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से इस सेल में वायरस का नंबर बढ़ता जाएगा।
क्लियर है बच्चों? इस तरीके से ये वायरस का जो सेल है, वायरस का जो नंबर है इस सेल में बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गई? तो ये जो वायरल डीएनए है ये दोनों चीजें बना सकता है। क्या बना सकता है? ये अपने लिए आरएनए भी बना सकता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, जीएम लिख रही हूँ, जेनेटिक मटेरियल, और ये अपने लिए प्रोटीन कोट भी बना सकता है, प्रोटीन कोट। ठीक है, पर इसको ये बनाने के लिए चाहिए क्या? आपका होस्ट डीएनए। होस्ट डीएनए जैसे जैसे रेप्लिकेट होगा उसी के साथ साथ वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, और उसके साथ साथ वायरल डीएनए बाजू बाजू में क्या बनाता जाएगा? अपने लिए प्रोटीन कोट और अपने लिए जेनेटिक मटेरियल अंदर के लिए। इस तरीके से वायरस वो अंदर ही अंदर रेडी करता जा रहा है। समझ में आ गई बात? दिस इज इट। अब आइए एक और चीज बात करते हैं। ये जो एचआईवी है ये इन्फेक्ट किन सेल्स को करता है? ठीक है, एचआईवी का इन्फेक्शन जो है ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं कि डीएनए एंट्री लिया, फिर डीएनए रेप्लिकेट हुआ, तो उसके साथ साथ वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट हुआ, वायरल डीएनए ने अपने लिए अंदर के लिए जेनेटिक मटेरियल भी बनाया और अपने लिए प्रोटीन कोड भी बनाया। प्रोटीन किससे बनता है? एमआरएनए से बनता है। डीएनए एमआरएनए बना सकता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी बना सकता है। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर हुई। पर सवाल ये है कि ये जो कहानी हो रही है ये कौन से सेल में हो रही है, ये भी तो जानना जरूरी है। बिना उसके जाने को कैसे काम बढ़ सकता है? ठीक है, बन सकता है, सॉरी। वायरस जो एचआईवी इन्फेक्शन हो वो बेसिकली दो सेल्स में हो सकता है। एक होता है मैक्रोफेजेस, एक होता है मैक्रोफेजेस, ठीक है, और एक होते हैं आपके टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स। नाउ अगर आपको टी हेल्पर सेल की महत्वता जाननी है बच्चों कि कितने इंपॉर्टेंट है, तो जाओ, देर किस बात के लिए है? व्हाई यू आर वेटिंग फॉर क्रिसमस, अगले साल का वो भी, तो जाओ और देखो कि हेल्पर सेल में क्या पढ़ाया मैंने आपको। इम्यूनल इम्यूनिटी देखो, समझ में आ जाएगा। सो टी हेल्पर सेल जो होती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल। टी हेल्पर सेल जो होती हैं ये टी सेल भी बनवाती हैं बच्चों, ठीक है, हेल्प करती हैं, और ये बी सेल भी बनवाती हैं, दोनों बनाती हैं। मतलब ये दोनों इम्यूनिटी देते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि ये क्या होता है, ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं। ठीक है, ये कोई भगवान अवतरण है, भगवान शिप्रा मैम ये टी सेल क्या होता है, भगवान शिप्रा मैम ये बी सेल क्या होता है? अरे बेटा जाओ पढ़ो, रोज लेक्चर लगाया करो। ठीक है, तो रोज नहीं लगाओगे तो फिर कभी कभी उठ के आओगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो ये दोनों इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। और भैया जी, कहानी ये है कि ये जो टी हेल्पर सेल होती है ना, ये जो टी हेल्पर सेल होती है, इन टी हेल्पर सेल के पास एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर। ठीक है, ये TH सेल है, टी हेल्पर सेल, और इनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं CD4। ये भी पढ़ा चुकी हूं मैं, क्लस्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये वहां से जो HIV होता है ना, ध्यान से देखो दैट, ये जो HIV होता है ये इन CD4 अटैच, ये जो आपकी HIV है, ठीक है, दिस इज द HIV सेल, दिस इज HIV वायरस, नॉट सेल। ठीक है, और ये है आपका GP120, isn't it? ये GP120 जो है ये क्या करता है तुमको पता है? ये इसके साथ अटैच करके TH सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, TH या CD4 को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये लिखूं यहाँ पे, डिस्ट्रॉय CD4 प्लस। ठीक है, और ये टी हेल्पर सेल को मारना शुरू कर देता है। तो मैम अगर किसी के पास CD4 नहीं होगा तो फिर क्या, मतलब CD4 नहीं होगा तब तो बच जाएंगे? अरे मेरे लल्ला, मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारे, अगर CD4 ही नहीं होगा तो फिर ये भी तो नहीं बनेगा। CD4 का काम होता है कि भैया कौन सी टी सेल को जगाना है। मतलब CD4 सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हमको HIV से बचना है, CD4 इसलिए होती है कि कौन सी टी सेल को जगाना है कौन से इन्फेक्शन के लिए, ये भी बहुत जरूरी होता है CD4। ठीक है, तो ये जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और CD4 की वजह से टी हेल्पर सेल कभी मारी नहीं जाती हैं आपकी बाकी मैक्रोफेजेस से, दूसरी WBC से। CD4 की वजह से ये पहचान ली जाती कि ये टी हेल्पर सेल है, इसको मत मारना है, छोड़ दे, अपने घर की है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस CD4 से अटैच हो जाता है GP120 और उस CD4 को, रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करके TH सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। TH सेल का नंबर धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। समझ में आई बात? पर यहां पर जो मैक्रोफेजेस होती हैं, ध्यान समझना, ये जो मैक्रोफेजेस होती है तुमको पता है इनको क्या कहा जाता है? ध्यान समझना, आज HIV की एक एक लाइन तुम्हें कंप्लीट कराई मैंने। मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं फैक्ट्रीज ऑफ आपका HIV। तुमको पता है क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं ये बड़ी ही स्ट्रांग होती हैं बच्चों, बड़ी ही स्ट्रांग। टी हेल्पर सेल्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए वो जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगती है। और टी हेल्पर सेल अगर डिस्ट्रॉय हुई तो टी सेल का नंबर डिक्रीज होगा। टी सेल का नंबर डिक्रीज होगा तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपकी डिक्रीज होगी। डन। बी सेल का नंबर भी डिक्रीज होगा बच्चों, तो आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी भी डिक्रीज होगी। अच्छा, मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी,
बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये भी डिक्रीज होगी, एक ही चीज है। तो अगर ये हुई तो क्या आप इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे? नहीं होगा। और अगर आप इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएंगे तो इन्फेक्शन कहां जाएगा? बोलो, किचन में आपके खाना बनाएगा, आपके बॉडी के अंदर आएगा यार, और आपकी बॉडी की दूसरी सेल्स को भी मारना शुरू कर देगा। तो आपकी बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी बॉडी में जितने भी शांत बिल्लू भयंकर इन्फेक्शन होते हैं, इन बिल्लू भयंकर इन्फेक्शन को कौन मारता है मेरे बच्चों? ये मारती सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन जगाता है? टी सेल। टी सेल को कौन जगाता है? बी टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल को ही तुमने मार डाला। अब ये सारी इम्यूनिटीज जगेंगी क्या? बी सेल मीडिएटेड ना एंटीबॉडी बनेगी। बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या बनाते थे? बी सेल बनाते थे। बी सेल से क्या बनता था? एंटीबॉडी बनती थी। एंटीबॉडी नहीं बनेगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या बनाते थे? टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल से क्या मारते थे? इन्फेक्शन। वही नहीं बनेगी। अब नहीं बनेगी तो ना आपको सेल मीडिएटेड मिली ना बी सेल मीडिएटेड मिली। ये तो इतनी अच्छी इम्यूनिटीज हैं कि आपको किसी भी भयंकर इन्फेक्शन से बचा सकती है। अब आसपास के जितने भी इन्फेक्शन होंगे, छोटे मोटे बड़े खोटे लल्लू पल्लू, वो सब आपके अंदर आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब मैक्रोफेजेस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, कहां गया? ठीक है, सो ये इसको हम मानते हैं मैक्रोफेज है। ये कौन सी सेल है बच्चों? मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस जो होती हैं ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसके अंदर वायरल रेप्लिकेशन होता जाता है। वंस द लोड ऑफ वायरल क्या कहते हैं, वायरस, नॉट वायरल बोलो, वंस द लोड ऑफ वायरस इज मोर देन व्हाट विल हैपन? द मैक्रोफेज विल बूम। मैक्रोफेज बर्स्ट होगा और ये सारे वायरसेस बाहर आ जाएंगे। मैं यहां पे मिटाती हूं, इसको थोड़ा सा वाइट कर देती हूं। देखो 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 देखो, घबराया मत करो यार, कितनी अच्छी चीजें बताई। जैसे ही वायरल लोड बढ़ेगा ये सेल यहां से बर्स्ट, बूम। ठीक है, बूम होगी तो क्या होगा? सारे वायरस जो होंगे वो आपके सेल में बाहर, आपके सेल मतलब आपकी बॉडी में बाहर आ जाएंगे और बॉडी में घूमने लगेंगे और दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गई बात? बोलो, समझ आई बात? बोलो, मजा आया? तो इस तरीके से, अच्छा, इसीलिए हम मैक्रोफेज को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री याद आता है बार बार, जो है राइबोसोम की वजह से। सो इसीलिए हम इसको आपका वायरस फैक्ट्री, HIV वायरस फैक्ट्रीज कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ गया? फैक्ट्रीज कहाँ लिखा? फैक्ट्रीज कहाँ लिखा? कहीं लिखा था क्या? कहीं लिखा था क्या? कहीं तो लिखा था यार। हाँ, सो ये जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको याद रखना है। थोड़े दूसरे कलर से स्टार बनाती हूँ ताकि याद रहे, नहीं तो तुम लोग सब पता चला भूल गए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बहुत सारे स्टार्स लगा दिए हैं, इसको याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो मैक्रोफेजेस जो होती हैं ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सेल्स होती हैं, ये आसानी से नहीं मरती। तो ये क्या करती हैं? अपने अंदर ही अंदर अपनी सेल्स को बचा के अपने आप को बचा के रखती है। अच्छा ठीक है, अब बचा लेती हूँ, ओ मैं अब बचा लेती हूँ, मैं अब बचा लेती हूँ। पर एक बार अगर हुआ आ गया HIV तो फिर कोई नहीं बचा सकते। फिर वो अंदर ही अंदर जो मैक्रोफेज का DNA यूज कर करके अपना नंबर बढ़ाएगा और मैक्रोफेज बूम हो जाएगी और हुआ करते हुए वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुई बात? मजा आया? सो इस तरीके से वायरस जो है वो अटैक करता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों, है ना? सो देखो कहाँ था यार? ओके, वंस द HIV प्रोड्यूसेस DNA फ्रॉम इट्स RNA, ठीक है, द DNA गेट इंटीग्रेटेड टू द होस्ट DNA। आ जाओ, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका वायरल RNA, ये है आपका वायरल RNA जो है वो किसमें? ये टारगेट DNA है, होस्ट का DNA, इसमें घुस गया, अब होस्ट में घुस गया तो अब क्या हुआ? अपने लिए उसने नया RNA बनाया और अपने लिए प्रोटीन कोड बनाया, नया वायरस बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर कैन बी रिमेन डॉर्मेंट, इट कैन बी रिमेन डॉर्मेंट। हो सकता है कि वो वायरस में, मतलब आपका होस्ट DNA में एंट्री ना ले, हो सकता है ऐसे ही बैठा रहे, वो ऐसे ही बैठा रहे DNA बन के, नहीं एंट्री ले, डॉर्मेंट रहे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, जब हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं, हो सकता है एंट्री भी ले, जब हम एंट्री ले भी सकता है DNA में, नहीं भी ले सकता, वो उसकी इच्छा है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही डॉर्मेंट प्रोसेस है, मेरी बात समझ रहे हो? एक मैक्रोफेज में इन्फेक्शन हुआ, एक मैक्रोफेज फटी, उसने बहुत सारे HIV वायरस निकाले, ध्यान समझ रहे हो ना? ये एक की बात है, एक से मान लो 100 वायरस भी निकले तो 100 सेल्स इन्फेक्ट हुई। पर ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही मतलब डॉर्मेंट होता है। आपकी बॉडी में कितनी सारी सेल्स होती हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये 10, 12, 100, 150, 1000, 2000 इन्फेक्ट होने से आपको नहीं तो सिम्टम देंगी। तो बहुत सारी सेल्स जब इन्फेक्ट होती हैं तब आपको कोई सिम्टम आता है।
नहीं तो ये धीरे 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 करके आपकी सारी सेल्स को इन्फेक्ट करता रहता है, और धीरे 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 सारी सेल्स को इन्फेक्ट करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आपकी बॉडी की बहुत सारी सेल्स जो है HIV वायरस से इन्फेक्ट हो जाती हैं, और फिर आपको सिम्टम आना शुरू होता है। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी बॉडी में HIV है और वो एप्लीकेट करता रहता है। सो देयर इट कैन बी डॉर्मेंट गिविंग नो साइंस ऑफ इट्स प्रेजेंस। नहीं बताएगा वो कि मैं हूँ, बस वो अंदर इधर बताता हूँ तुझे, अभी रुक तो एक दिन तुझे बताऊंगा मैं। ठीक है, इट कैन टेक ओवर द होस्ट सेल जेनेटिक मशीनरी टू प्रोड्यूस मोर वायरस। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका रेप्लिकेशन कितना फास्ट है। मतलब बेसिकली ये क्या कर रहा है, आपका डीएनए तो यूज कर रहा है, अब आपका डीएनए जितना तेज होगा उतना तेज ये कहानी करेगा। The major cell infected by the HIV is the helper T lymphocyte and that bears the CD4 receptor site, यही मैंने आपको बताया। ठीक है, the attachment of CD4 receptor site by the help of G120 to the protein coat of the virus, on the protein coat of the virus। मेरी बात क्लियर हुई? तो मैंने आपको क्या बोला कि जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। CD4 रिसेप्टर को कौन पहचानता है, वायरस का 120 आकर किससे जुड़ जाता है, CD4 से। CD4 से जुड़ा, कौन जुड़ा, GP120। 120 क्या था, स्पाइक्स था, दोनों जुड़े। अब क्या होगा, ये देखो, ये HIV है, ये HIV का क्या है, GP120। ठीक है, ये क्या है, GP120, और ये क्या है बच्चों, CD4 रिसेप्टर टी हेल्पर सेल का। ठीक है, CD4 सेल मतलब टी हेल्पर सेल जुड़ गया, ये देखो ये जुड़ रहा है, इस तरीके से जुड़ गया। ओके, तो इस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। क्लियर? और मैक्रोफेज भी है, मैक्रोफेज इज द फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस। ओके, द एंट्री ऑफ मोड ऑफ एक्शन जो मैंने बताया वही चीज है, मोड ऑफ एक्शन, एंट्री ऑफ वायरस इनटू द बॉडी थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स और द ब्लड, द वायरस एंटर टू द मैक्रोफेजेस। लिखा है यहाँ पे, where the RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase। ये भी बताया मैंने पहले, RNA से क्या बनेगा, DNA with the help of enzyme reverse transcriptase। बेटा जी इसको आपको कैसे याद रखना है, जैसे दूध में मक्खन, कौन सा एंजाइम। ऐसा नहीं होगा बच्चों कि पहले वो होस्ट DNA में एंट्री कर ले, होस्ट DNA में वो एंट्री ले ही नहीं सकता जब तक वो DNA नहीं बनेगा। ठीक है, the viral DNA incorporated into the host cell DNA and directs the infected cell to produce virus particle। और जैसे ही वो होस्ट सेल के DNA में एंट्री लिया, वो अपने लिए धड़ 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 क्या बनाएगा, प्रोटीन कोट, और क्या बनाएगा, धड़ 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 RNA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो, ये समझोगे क्या, आ जाओ समझ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। सो ये है आपका वायरस। वायरस ने क्या किया, अटैचमेंट किया, फ्यूजन एंड एंट्री। ठीक है, 120 से अटैचमेंट किया, रिसेप्टर वो है ना स्पाइक्स 120। ठीक है, अब प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है, आपका आरएनए अंदर आ गया, आरएनए अंदर गया, आरएनए ने पहले क्या बनाया, डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, आरएनए ने क्या बनाया, डीएनए। डीएनए कहाँ गया, डीएनए कहाँ गया, डीएनए कहाँ होता है, ह्यूमन सेल का, ये साइटोप्लाज्म में कहानी चल रही है, डीएनए बना साइटोप्लाज्म में, और वो डीएनए उड़ता हुआ कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए ह्यूमन का तो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर गया और ये इसने अपने ह्यूमन सेल के डीएनए में अपना डीएनए घुसा लिया, और धीरे धीरे इसने क्या किया, धीरे धीरे इसने अपना खुद का बनाया क्या, आरएनए। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान समझो। अब ये बन गया वायरल जीनोमिक आरएनए। इसने अपने जैसे इसने एंट्री ली, इसने क्या किया, अपने डीएनए होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज किया और अपने लिए क्या बनाना शुरू कर दिया, आरएनए को। डीएनए से तो आरएनए बन सकता है, आरएनए से बना, और इसी आरएनए से जो वायरल आरएनए बना उसी से प्रोटीन भी बन सकता है, और धीरे धीरे प्रोटीन बनाने शुरू हुई। यहाँ पे असेंबली बनने लगी, प्रोटीन चारों तरफ अरेंज होने लगा, और फिर नया वायरस बन के बाहर निकला। पर यहाँ अंदर ही अंदर बहुत सारे वायरस बनेंगे। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस, ध्यान से सुनो, ये कर क्या रहा है, हाँ बोलो मेरे साथ। बेसिकली ये यूटिलाइज कर रहा है होस्ट मशीनरी को। कौन से पेन से लिखूं यार, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कहाँ पे लिखूं, यूटिलाइजेस होस्ट मशीनरी। ये कर क्या रहा है बच्चों, ये होस्ट मशीनरी को यूटिलाइज कर रहा है। डन, होस्ट का मशीनरी यूटिलाइज कर करके ये अपने डीएनए से क्या बनाएगा, आरएनए। आरएनए बन गया, और यही इस आरएनए से, ये आरएनए बना लिया, और इसी आरएनए से क्या बना सकता है, प्रोटीन। ठीक है, डन डन डन, और फिर वो अरेंज होंगे और बाहर निकल जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़े। मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, बनता जाएगा अंदर वायरस, बनता जाएगा। मैक्रोफेज एक्ट्स लाइक द एचआईवी फैक्ट्री, ये बताया मैंने आपको। एचआईवी इंटर्स टू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट बिलो द 200 mm क्यूब, रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस विच डिस्ट्रक्ट द हेल्पर टी सेल। ठीक है, ये बता रहा है कि जो सबसे पहले वो इतने में एंट्री करते, बाकी पूरे में एंट्री करके धीरे धीरे करके पूरी हेल्पर टी सेल को नष्ट कर देते हैं। ठीक है,
प्रोजेनी वायरस रिलीज इनटू द ब्लड अटैक, जैसे ही आपका धीरे धीरे मैक्रोफेज फटा वायरस बाहर आए उसने हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया और ब्लड में आ गए, ब्लड में जितने हेल्पर टी सेल घूम रहे उन्हें भी डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट इन द बॉडी। धीरे धीरे करके हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर कम होने लगेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इन्फेक्टेड पर्सन सफर फ्रॉम, क्या होगा, देखो जब आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है तो सबसे पहले आपको बुखार आता है, डायरिया आता है, वेट लॉस होने लगता है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, क्या मुझे प्यार हो गया है, नहीं, मे भी आपको HIV हो गया है, ठीक है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट बिलो द 200 mm³ द पर्सन, अच्छा ये तो हो गया है, रिपीटेड हो गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब आपका ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हुई, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हुई, बाकी सब तो बैठे ही हैं, बाकी सब तो आसपास के लोग बैठे ही हैं, किस चीज के लिए, एंट्री के लिए। तो ये तो वेट ही कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटी मिले, हम बैठे हैं, हम टॉक्सोप्लाज्मा बैठा हुआ है, न्यूमोसिस्टिस कार्नाई बैठा हुआ है, कैंसर बैठा हुआ है, सार्कोमा बैठा हुआ है, टीबी के माइकोबैक्टीरियम बैठे हुए, सब बैठे हुए, रुक जा, हमारा भी वक्त आएगा, वो सब बैठे हुए हैं ऐसे करके। जैसे ही इम्यूनिटी डिक्रीज हुई, जैसे ही इनको अपॉर्चुनिटी मिली, ये तुरंत एंट्री ले लेंगे। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि HIV के इन्फेक्शन के दौरान इन सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये धड़ 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 करके हुआ करते करते एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे इम्यूनिटी सप्रेस हुई, इन सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली और ये ट्रैवल करते 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 अंदर पहुंच गए और पर्सन को इन्फेक्ट कर दिए। द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनोडेफिशिएंट दैट ही एंड शी अनएबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन। क्योंकि टी हेल्पर सेल मर चुकी हैं, आपके मैक्रोफेजेस मर रहे हैं, तो कौन दिलाएगा, कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि यही सबसे खतरनाक सेल्स थी। टी हेल्पर सेल अगर नहीं होगी तो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी खत्म है। इनेट इम्यूनिटी से आप कितना बचा लोगे अपने आप को, ठीक है। न्यूमोसिस्टिस कार्नाई, एड्स विक्टिम्स हैव परसिस्टेंट डायरिया होता है और ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी हो सकता है, ल्यूकोप्लेकिया भी हो सकता है, व्हाइट पेचेस हो सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेनिटिस ड्यू टू द ईस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, साइटोमेगालोवायरस कैंसर हो सकता है आपको, हर्पीज HSV का इन्फेक्शन हो सकता है आपको, और कपोसी सार्कोमा, यहाँ पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, कौन कौन से, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, न्यूमोसिस्टिस कार्नाई, टीबी, कैंसर है, आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, कपोसी सार्कोमा, ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कहानी आपको क्लियर हो गई। देन अब हम बात करते हैं कि अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, व्हाट इज़, एक और चीज़ जो मेरे मन में आई है उसको भी बता दूँ, नहीं तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी, और आपको पता है कि शिप्रा मैम जब तक आपको बताएगी नहीं तब तक तो उनको नींद आने से रही, तो बता देती हूँ मैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ द HIV वर्सेस एड्स, ठीक है। चलो बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, टेंशन ना लो। HIV वर्सेस एड्स, क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? लोग कहते हैं HIV हो गया है, ठीक है, और एड्स हो गया है, क्या है ये? देखो देखो, ओके, पर्सन है, ठीक है, पहले मैं पूरा लिख लेती हूँ। एक पर्सन है जिसको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, ओके, फर्स्ट डे है उसका इन्फेक्शन का, फर्स्ट डे एंट्री हुई, ठीक। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने कहा कि HIV है उसको, ठीक है, डन। अभी उसका HIV कैसा है, अनडिटेक्टेड है, अनडिटेक्टेड है, ठीक। आपको पता है कितने साल तक, मान लो उसने नहीं डिटेक्ट करा, उसको कोई सिम्टम नहीं आया, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, अनडिटेक्टेड है, उसके बाद उसको आने लगा फीवर, ठीक है, उसके बाद उसको होने लगा डायरिया, ठीक है, उसके बाद उसको होने लगा वेट लॉस, ये सारी चीज़ें होने लगी, डन। उसके बाद वो गया डॉक्टर के पास, अभी मैं बता रही हूँ उसको कैसे लिंक करेंगे हम। उसके बाद वो गया डॉक्टर के पास, डन। डॉक्टर के पास, अभी इसको एरो लगा ही देती हूँ क्योंकि नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी, है ना। ओके ओके ओके, एक पर्सन है, डन, ठीक। एक पर्सन है जिसको फर्स्ट डे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, फर्स्ट डे इन्फेक्शन हुआ, उसको मान लो कितने साल हो गए यहाँ पे, मान लो अभी हो गया उसको 2 ईयर, 2 ईयर तक उसका अनडिटेक्टेड था HIV। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स उसको वॉमिटिंग होने लगी, डायरिया होने लगा, वेट लॉस होने लगा, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास गया, डन। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रही हूँ मैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने किया क्या, देखना ध्यान से, है ना, नहीं तो दिक्कत होगी। ओ ओ ओ,
अब वो डॉक्टर के पास गया तो उसने क्या बोला डॉक्टर ने कि भैया आप टेस्ट कराओ। किसका टेस्ट कराओ? HIV का टेस्ट कराओ। क्यों, कैसे पता चला डॉक्टर को कि उसको HIV हो सकता है? क्योंकि फ्रीक्वेंट उसको भूख नहीं लग रही थी, उसको प्यास नहीं लग रही थी, उसको अजीब सा लगता था, उसका वेट गिर रहा था। ठीक है, तो डॉक्टर ने बोला जाओ और HIV का टेस्ट कराओ। उसको नहीं पता था HIV है, पर उसको जब पता चलेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पर अभी उसको एड्स नहीं है, अभी उसको एड्स नहीं है। जब डिटेक्शन हुआ तो क्या निकलेगा वो अब देखते हैं। चलो, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आप एक HIV टेस्ट करा लो। ठीक है, समझ में आई बात? तो डॉक्टर ने क्या बोला उसको, बच्चों देखो ये थोड़ी एक स्टोरी टाइप की बना रही हूं मैं, एक HIV टेस्ट करा लो। ठीक, ओके। अब क्या हुआ? HIV टेस्ट जो है, ध्यान समझना, अब देखो HIV टेस्ट जो है उसका हो सकता है नेगेटिव आ गया हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका एक कंसेप्ट बिल्ड करा रही हूँ मैं, है ना। हो सकता है कि उसका जो HIV टेस्ट है वो क्या हो गया हो, टेस्ट नेगेटिव, टेस्ट नेगेटिव। ठीक, नहीं आया कुछ। डॉक्टर बोला आपको शायद कुछ नहीं है। ठीक है, पर टेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट और एक होता है जो आपका प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है। प्रिजम्पटिव टेस्ट नेगेटिव आ गया और कंफर्मेटरी टेस्ट नेगेटिव आ गया तो हम मानते हैं कि HIV नेगेटिव, पर दोनों मतलब दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली रिलायबल हो ये जरूरी नहीं है बच्चों। फिर उसके बाद टेस्ट मान लो उसका, हम ये मानते हैं कि प्रिजम्पटिव में नेगेटिव आ गया, डॉक्टर बोला कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी फंसी तब, यहाँ पर कहानी फंसी तब जब इम्यून सिस्टम, ओहो हो, जब इम्यून, यार ये नीचे वाला क्यों हो रहा है यार। ठीक, यहाँ पर कहानी फंसी तब जब 10 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, जब पेशेंट को होने लगा, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, प्लाज्मोसिस, और क्या हो गया, कापोसी सार्कोमा, एक टाइप का कैंसर ही है, और क्या हो गया उसको, HSV, ह्यूमन सार्कोमा वायरस। ठीक है, हुई हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीस हो गया उसको, और बहुत कुछ। अब उसने जब टेस्ट कराया बच्चों, ओ हो, जब उसने टेस्ट कराया, ठीक है, तो वो निकला HIV पॉजिटिव, और अब उसे है एड्स। क्लियर? अब यहां पर आप कहानी समझो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HIV एंड एड्स। अभी तक आपके बॉडी में HIV वायरस घूम रहा है। ठीक है, तो आप हो HIV पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, आप हो HIV पॉजिटिव। ठीक है, आप क्या हो, HIV पॉजिटिव। अभी तक आपको कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में आ रही बात? आप क्या हो, HIV पॉजिटिव हो, अभी आपको कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा। पहले सिम्टम में जब आप गए तो डॉक्टर ने बोला आपका HIV टेस्ट नेगेटिव है, पर कुछ सालों के बाद, 10 सालों के बाद आपके अंदर इतनी भयंकर बीमारियां होने लगी क्योंकि आपकी बॉडी में T हेल्पर सेल का नंबर इतना डिक्रीज हो गया था, इतना डिक्रीज हो गया था, मैक्रोफेजेस का नंबर इतना डिक्रीज हो गया था, इतना डिक्रीज हो गया था कि आपको ये सारे इन्फेक्शन होने लगे। तो अब आप क्या हो, अब आपको एड्स हो चुका है, आपके अंदर इतनी सारी बीमारियां हो चुकी हैं और आपकी हो सकता है कि आफ्टर, आपकी मतलब कोई भी यार, आफ्टर 10-15 ईयर्स के बाद हो सकता है डेथ हो जाए, डेथ। तो ये होता है HIV और एड्स के बीच में डिफरेंस। HIV का मतलब है कि अभी आपको इन्फेक्शन घूम रहा है, अभी आपको कोई सिम्टम नहीं है। अब HIV से एड्स फैलने तक में, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ बच्चों, है ना। HIV से एड्स फैलने तक में हो सकता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक, कहाँ गए आप, ठीक है, ओके, यहाँ से यहाँ तक, उल्टा एरो लगा दिया, हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, 10 साल में आपको इन्फेक्शन हो जाए। अगर आपका इन्फेक्शन अनडिटेक्टेड रहा तो 10 साल में आपकी मृत्यु हो सकती है। हो सकता है मे बी यहाँ से यहाँ तक आने में 25 ईयर्स लगे इफ यू टेक द गुड मेडिसिन। फ्लो चार्ट बना लेना बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना। आपकी यहाँ से यहाँ तक, मतलब HIV से एड्स होने तक में हो सकता है कि 10 साल में, 5 से 10 साल, मतलब 10 to 15 भी मत लिखो, यहाँ तो तुम सीधा लिखो, यहाँ तो तुम सीधा लिखो कितना, 5 से 10 साल, सिर्फ 5 से 10। हो सकता है कि 5 से 10 साल के बाद आपकी मृत्यु हो जाए, पर इसको हम प्रोलॉन्ग्ड भी कर सकते हैं अगर आपने अर्ली स्टेज में, यहीं पर, अगर आपको यहीं पर HIV डिटेक्ट हो जाता, अगर यहीं पर HIV बच्चों डिटेक्ट हो जाता, तो हो सकता है कि आप प्रॉपर केयर करते अपनी, प्रॉपर मेडिसिन लेते अपनी, तो आप जो है 25 सालों तक इसका पीरियड बढ़ा सकते थे। समझ में आई बात? तो HIV का मतलब वायरस घूम रहा है आपके पास,
ठीक है, अभी आप अनडिटेक्टेड है। अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करा लेंगे तो आप 25-30 साल तक जी सकते हैं बढ़िया तरीके से। पर अगर ये वायरस 2 साल तक घूमता रहा, रेप्लिकेट होता रहा और आपको पता नहीं चल रहा है, तो जब आप जाएंगे तो आपको इतनी सारी और बीमारियां हो चुकी होंगी और तब फिर आपके पास बचने का कोई चारा नहीं होगा। तो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, आप अपनी केयर करने लगोगे। जब आपको पता है कि आपका इम्यून सिस्टम कम है तो आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छा लाइफस्टाइल जियोगे, ठीक है, खुश रहोगे तो वैसी आधी चीज़ें कम हो जाती हैं, तो आदमी को खुश रहना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम डिटेक्ट कैसे करें, है ना। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, डिटेक्शन के बारे में, ठीक है। HIV को हम डिटेक्ट कैसे करें, देखो एक एक लाइन आज आपको मैंने पढ़ाई है। HIV का डिटेक्शन कैसे करें, प्रॉब्लम तो ये है, प्रॉब्लम नहीं है। HIV का जो प्राइमरी टेस्ट होता है, जो प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है, ठीक है, प्रिजम्पटिव टेस्ट, ठीक है, वो होता है बच्चों एलाइजा, ठीक है, एलाइजा। हालांकि मैं आपको यहाँ भी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं बायोटेक्नोलॉजी में इसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं। फुल फॉर्म इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट असे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट असे, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, प्रिजम्पटिव टेस्ट है, पर इट इज नॉट कंफर्मेटरी। अगर आप चाहते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट हो आपका तो आप कराते हो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये क्या है इसके बारे में अभी हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कंफर्मेटरी टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्लियर, HIV ओवर। चलिए डन, आइए आगे बढ़ते हैं। सो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम करेंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होता है वो एलाइजा, जैसे एलाइजा में कोई पॉजिटिव आ जाता है तो इट इज नॉट 100% कंफर्मेटरी टेस्ट, तो हम उसका वेस्टर्न ब्लॉट लगाते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट में भी पॉजिटिव आ गए मतलब आप पॉजिटिव हो, ठीक है। आगे बढ़े, ट्रीटमेंट। चलो अब जैसे कि हमको ट्रीटमेंट की बात करें, ध्यान समझना। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट में हमको किसी भी तरीके से वायरस का RNA रेप्लिकेशन रोकना है। मेरी बात समझ रहे हो, कुछ भी करना है हमको, बट वी हैव टू प्रिवेंट द वायरल रेप्लिकेशन। हमको RNA रेप्लिकेशन रोकना है। अब RNA किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बोलो, न्यूक्लियोटाइड क्या, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उसमें शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड का ही एक कुछ एनालॉग दे दें, मतलब फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड्स दे दें, तो RNA तो बनेगा पर वो RNA ठीक से नहीं बनेगा। और अगर RNA ही ठीक से नहीं बना तो क्या वायरस बन सकता है, नहीं बन सकता। मेरी बात समझ रहे हो। तो बेसिकली ट्रीटमेंट का फंडा ये होता है कि हमें RNA किससे बनता है, फिर से सुनो, RNA किससे बनता है, ये DNA RNA किससे बनते हैं, DNA RNA बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। RNA है तो थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाएगा, बाकी सब तो DNA जैसा ही रहेगा, और शुगर थोड़ा चेंज हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा O आ जाएगा। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्या दे दो, फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ उसका स्ट्रक्चर चेंज करके उनको मेडिसिन के तौर पे दो। अब RNA तो बनेगा वायरस के लिए उससे, पर वो वाला RNA नहीं बनेगा जो वायरस को एग्जैक्टली चाहिए। तो क्या वो सही वायरस बन पाएंगे, तो वो बनेंगे फॉल्टी RNA से फॉल्टी वायरस। अब ये वायरस सर्वाइव ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली वी हैव टू प्रिवेंट द RNA रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स विद द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ओनली पार्शियली इफेक्टिव बिकॉज इट कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। मृत्यु तो तय है, मृत्यु तो अटल सत्य है, हर इंसान का मृत्यु तो अटल सत्य है, पर HIV के दौरान मृत्यु होने का अटल सत्य जो है थोड़ा जल्दी आ जाता है। मतलब देखो यार, मेरी मृत्यु कब होने वाली, हो सकता है आज ही मर जाऊं मैं, कभी भी हो सकती है ना, कल मर जाऊं मैं, तुम मर जाओ, कोई भी मर सकता है यार। हम कभी भी मौत को टाल नहीं सकते, पर मुझे ये नहीं पता कब आएगी, तो हर दिन मेरे लिए एक सरप्राइज है। पर इनके साथ ये है कि इनको पता है कि इनकी मृत्यु होनी है, मतलब हमें भी पता ही है, पर इनकी मृत्यु एड्स से होनी है ये इनको पता, हमें अरे कैसे होनी है ये नहीं पता है। खैर इनको भी नहीं पता है, पर इनको अगर किसी से नहीं हुई तो एड्स तो हो ही जाएगी, इनका ये है, ठीक है। तो पेशेंट जो होता है अगर ये दवाई लेता है तो हम उसका जीवन काल, थोड़ा इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो बढ़ा सकते हैं। मतलब 10 साल जी रहे थे तो 25 साल जीने लगोगे, ठीक है। कौन सी है, ज़िडोवोडिन एज़िडोथाइमिडीन वाज द फर्स्ट एंड स्टिल ड्रग ऑफ द चॉइस। ज़िडोवोडिन या एज़िडोथाइमिडीन यही है। क्या फंडा है वो मैंने आपको बताया। इस फंडे से हम लोग जो है HIV का ट्रीटमेंट करते हैं। नॉट ट्रीटमेंट नहीं है ये एक्चुअली, मतलब बेसिकली हम पेशेंट को एक होप दे रहे हैं कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे, ओके। चलिए अब हम एड्स का प्रिवेंशन कैसे करें।
ठीक है, 4 ड्रग्स विद इन द सिमिलर एक्शन आर यूज टू इनहिबिट द HIV रेप्लिकेशन एंड शो द प्रोग्रेसिव, और 4 ड्रग है पर आपको जानी नहीं कौन सी, ठीक है। ऑल द, क्या फंडा है वो देख लो, ऑल आर न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, न्यूक्लियोसाइड्स मतलब फॉस्फेट हटा दिया है, साइड मतलब शुगर और वो नाइट्रोजनस बेस, सब्सटेंसेस दैट आर सिमिलर टू द नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियोसाइड्स इन द RNA DNA। ये एकदम ऐसे ही होते हैं, एनालॉग है, मतलब वैसे दिखेंगे वैसे ही, RNA भी बन जाएगा पर एग्जैक्टली सही RNA नहीं बनेगा, ठीक है। दिस ब्लॉक्स द कन्वर्जन ऑफ रेट्रोवायलर RNA टू DNA, ठीक है। तो क्या होगा, फॉल्टी RNA बनने लगेगा, फॉल्टी RNA बनेगा तो RNA से DNA नहीं बनेगा, ठीक है। द फर्स्ट एंड स्टिल मोस्ट कॉमनली यूज इज द AZT, ठीक है, ज़िडोवुडीन। ओके, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अगर हम AZT दे रहे हैं तो उसका प्रोग्रेशन जो डिजीज का होगा वो धीरे धीरे होगा। द मेन साइड इफेक्ट्स आर रेड बोन मेरो डैमेज एंड एनीमिया, ठीक है। इवेंचुअली द वायरस डेवलप इट्स रेजिस्टेंस टू द ड्रग, धीरे धीरे वायरस इसके प्रति भी रेजिस्टेंस शो करता है। ये जो ड्रग होती है बोन मैरो डैमेज करती है। ड्रग्स जो है और कौन सी जो है 4 हैं, 1 एक तो मैंने बताई 1 2 और 3 और एक ज़िडोवुडीन, 4 हैं। तो कौन कौन सी, DDI, डिडॉक्सीआइनोसिन, बस सब में सारी ड्रग्स में क्या होगा, बेस एनालॉग, सब में देखो इसमें आइनोसिन बेस एनालॉग ही है, ठीक है। DDC साइटिडीन बेस एनालॉग है, D40 स्टैविडीन, मतलब बेसिकली जितनी भी ड्रग्स आप यूज कर रहे हो बेस एनालॉग यूज कर रहे हो ताकि RNA ढंग से नहीं बने। RNA नहीं बनेगा तो फॉल्टी DNA बनेगा, पर हर RNA पर ये ड्रग एक्ट करे जरूरी नहीं है, इसलिए हम जो है सब में मान लो 90% में एक्ट कर रही है, 10% में एक्ट नहीं कर रही, तो 10% तो इन्फेक्शन कर सकता है ना, इसलिए हम सिर्फ डिजीज का प्रोग्रेशन कम कर सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते, ठीक है। Zidovudine and nevivirapine to HIV positive pregnant women ensure that the babies do not carry the infection. Zidovudine and nevipiramine अगर हम किसको देते हैं, ये स्टार लगा लो बच्चों क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आता है डन, ये आता है, ये क्वेश्चन आता है कि बेबी से बच्चे, माँ से बच्चे में जो है फैलने, HIV फैलने के लिए कौन सी ड्रग रिस्पॉन्सिबल रोकती है, वो है Zidovudine एंड नेविविरापाइन, ठीक है, पिरापाइन बोलती हूँ मैं, ठीक है। तो नेविविरापाइन एंड द Zidovudine, ये दोनों ड्रग्स हैं, क्लियर। आगे बढ़े, हम एड्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एड्स को प्रिवेंट करने में लगे हुए हैं, कोई क्योर नहीं है इसका, ठीक है। Zidovudine आप ले रहे हैं, नेविविरापाइन ले रहे हैं आप, कुछ भी दवाइयाँ ले रहे हैं आप, कोई भी बेस एनालॉग ले रहे हैं आप, पर उससे आप डिजीज को खत्म नहीं कर सकते, हम उसको थोड़े दिन के लिए प्रोग्रेसिव होने से रोक सकते हैं। कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी तक, तो WHO ने बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स शुरू किए हैं HIV स्प्रेड को रोकने के लिए। तो क्या करते रहिए आप, HIV टेस्ट करवा लीजिए अगर आप थोड़ा शक होता है, कॉन्डम्स का यूज करिए, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट लीजिए, आप प्रिपरेशन करिए, प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग करवाइए, प्रॉपर ब्लड टेस्टिंग, डिस्पोजेबल सीरीज का इस्तेमाल कर लीजिए, कॉन्डम्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कराइए, कंट्रोलिंग द, मतलब ड्रग्स जो लोग लेते हैं इंट्रावेनसली उनको मना करिए कि मत लीजिए भाई। रेगुलर अगर आपको लगता है कि उस पॉपुलेशन में HIV है तो उसके परिवार में कंटिन्यूसली मतलब रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द एड्स, मतलब कि नहीं फैलता है छूने से, किस करने से, हक करने से, उसके साथ खाना खाने से नहीं फैलता है, एजुकेशन होनी चाहिए प्रॉपरली। और ये चीज़ जो है मतलब आपको याद रखनी है कि 1 दिसंबर इज द वर्ल्ड एड्स डे, और सिंबल में कुछ इस तरीके का जो है रिबन वाला सिंबल हम लोग यूज करते हैं, रेड रिबन वाला, ठीक है। तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। चलिए अब आपकी NCERT पढ़ लेते हैं हम लोग। एड्स इज द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें आपके इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंट होती है, ये आप लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। कब एक्वायर करते हैं बच्चों, लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। ये कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स जो है वो 1981 में सबसे पहले जो है रिपोर्ट किया गया, लास्ट 25 ईयर्स में ही हमने रिपोर्ट किया इसको, और ये पूरे वर्ल्ड में करीब 25 मिलियन पीपल्स को इन्फेक्ट करके मार चुका है, ठीक है। एड्स जो होता है वो HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से फैलता है, ठीक है। इसको हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसके ऊपर प्रोटीन का एनवेलप होता है और इसके अंदर RNA जीनोम होता है, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम लोगों ने किया। HIV का जो इन्फेक्शन होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, ठीक है। और कैसे फैल सकता है, कंटामिनेटेड ब्लड से फैल सकता है, नीडल शेयर करने से फैल सकता है, ड्रग यूज, इंट्रावेनस ड्रग्स लेने से फैल सकता है, मदर से बच्चे को भी प्लेसेंटा के थ्रू फैल सकता है, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के अगर उसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो उसको भी फैल सकता है, ठीक है। और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो ले रहा है उसको भी फैल सकता है, ठीक है। आगे बढ़े।
उसके बाद हमको ये जानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से फैलता है, हेंस इंपेरेटिव फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग दैट एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन्स आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी। तो मतलब हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि फ्लूइड से फैल रहा है, किसी को छूने से फ्लूइड नहीं ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो उससे ये नहीं फैलेगा, तो इसलिए उनको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। There always a time lag between infection and appearance of AIDS symptom। समझ में आई बात? एक टाइम लैग होता है, HIV आ गया है और उसके बीमारियां कब शुरू होंगी, इसके बीच का बहुत टाइम वेरी कर सकता है, किसी का 5, किसी का 10, किसी का 25। तो HIV और एड्स में यही फर्क होता है कि जब आपके भयंकर बीमारियां शुरू हो जाए इट इज एड्स, अभी HIV घूम रहा है इट इज HIV, ठीक है। इट मंथ्स टू द मेनी ईयर्स, यूजुअली 5 से 10 साल, ठीक है, यूजुअली 5 से 10 साल, ओके। आफ्टर गेटिंग इन टू द बॉडी ऑफ द पर्सन, द वायरस जो होता है जब बॉडी में आता है तो वो कहाँ एंटर करता है, आपका मैक्रोफेज में, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से वायरल डीएनए में कन्वर्ट होता है। ये वायरल डीएनए कहाँ जाता है, होस्ट के डीएनए में जाता है और अपने वायरस पार्टिकल बनाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो कंटिन्यूसली वायरस प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें हम एचआईवी फैक्टर कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइमल्टेनियसली एचआईवी जो होता है टी हेल्पर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। प्रोजेनी वायरस रिलीज फ्रॉम द, जैसे माइक्रोफेज पटेगा, जब वायरस होता है वो ब्लड में अटैक करने लगेंगे और बाकी सारे टी हेल्पर सेल जो बैठी हुई है उनको भी अटैक करते रहेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है टी लिम्फोसाइट में इन्फेक्टेड पर्सन के। और इस पीरियड में पर्सन जो होता है उसमें बहुत उसको होता है फीवर, सेम लाइन अपन ने स्लाइड्स में भी लिखी है, फीवर, डायरिया, वेट लॉस होता है। नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से दूसरे इन्फेक्शंस भी आने लगते हैं, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम, बहुत से कपोसी सार्कोमा, लिस्ट मैंने आपको बताई कौन कौन से, ठीक है। HSV, ह्यूमन बोलती हूँ, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। और पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब इम्यूनिटी उसकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई क्योंकि इम्यून सिस्टम की मेन जो सेल है वो मर रही है, टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस, ठीक है। हम इस इन्फेक्शन से अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं पर हम उसका थोड़ा सा उसको मतलब आदमी का जीवन थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ओके। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, इम्यूनोलिंक्सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, ये है प्रिजेंटिव कन्फर्मेटरी वेस्टर्न ब्लॉट। एड्स के लिए एंटीवायरल रेट्रो वाले ड्रग्स जो है ये पार्शियली इफेक्टेड, मतलब हम इसको रोक नहीं सकते हैं पर पार्शियली थोड़ा उसका जीवन काल बढ़ा सकते हैं। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट, कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ, इट इज इनवाइटेबल, ओके, डन। प्रिवेंशन ऑफ एड्स का कोई क्योर नहीं है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक कॉन्शियस बिहेवियर बनाइए आप एड्स के प्रति, आपको पता है हो गया है तो ढंग से बिहेव करिए, खाना पीना ढंग से खाइए, ठीक है। ये कोई निमोनिया या टाइफॉइड नहीं है कि दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। आदमी को पता है एचआईवी है तो उसके साथ जीना सीखना चाहिए इंसान को। हो गया है कुछ नहीं कर सकते आप, उसके साथ जियो, ठीक है, पर अच्छे से जियो, क्या कर सकते हो। ऑफ कोर्स द इन्फेक्शन इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम मदर मे टेक प्लेस ड्यू टू द पुअर मॉनिटरिंग। आपको पता है बच्चे माँ से बच्चे को फैलता है सिर्फ पुअर मॉनिटरिंग से, इसलिए जब भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही माँ के सारे ब्लड टेस्ट करा लिए जाते हैं। अगर माँ को पता तो पहले ही बता दे तो ब्लड टेस्ट तो होते ही होते हैं। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस, ठीक है, ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना मेरे बच्चों। अगर मतलब मैं तुमको गुजारिश है मेरी, एचआईवी से मृत्यु जल्दी सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस से होती है। अगर आपको पहला सिम्टम आ गया, क्यों नहीं गए डॉक्टर, क्या इंतजार कर रहे हो, ORS PP के इंतजार कर रहे हो, वीकनेस लग रही, वेट कम हो रहा है, क्यों नहीं जाते, इग्नोर नहीं करना है अपने को। तो इसलिए कहा गया है कि डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर एचआईवी। इग्नोरेंस की वजह से मत मरो यार, मरना तो सबको है पर इग्नोर कर दिया हमने बीमारी को और उस बीमारी से मर गए, मतलब ये तो सबसे वाहियात चीज है। तो डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इन आवर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एंड अदर NGOs डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू प्रिवेंट द एड्स, ठीक है, एजुकेट करते हैं। WHO has started number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood safe from HIV, ensuring the use of only disposable needle and syringe in the public and private hospitals and clinic, free distribution of condom to prevent the transmission of virus during the sex, to prevent the drug abuse, advocating self sex and promoting regular checkups for the HIV insusceptible population are some such step taken up. Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden, ठीक है, छुप नहीं सकता है, ये आएगा कभी ना कभी सामने। ये वो नहीं है कि घर की दुल्हन की इसको घूंघट डाल के बैठाए रहोगे, कभी ना कभी ये सिम्टम देगा ही। सिंस द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू मेनी पीपल,
अगर वो आया तो सबको फैला सकता है, तो आप पहले ही टेस्ट करा लो। HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल नीड हेल्प एंड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग शन्ड बाय द सोसाइटी। उनको गाली गलौज धुतकारने से अच्छा उनको साथ चाहिए, साथ चाहिए। समझ में आ रही बात? आप इतने एजुकेट, मैंने तुमको किया 1.5 घंटे से जो है चिल्लाए जा रही हो। अल्टीमेटली इसका सार ये है कि उनको आप धुतकारिए मत, उनको अलग मत करिए, वो आप ही के जैसे लोग हैं। और जीवन में किसके साथ क्या होने वाला है किसी को पता है क्या यार? है, कल मरते हो आज मर जाओगे, कुछ पता नहीं है। तो अच्छा बिहेव करो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज इट इज एज अ प्रॉब्लम टू बी डील्ड, ठीक है, विद अ कलेक्टिव मैनर, द चांसेस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ डिजीज इंक्रीज मेनी फोल्ड, ठीक है। It is a malady that can only tackled by the society and medical fraternity acting together. ये तभी ठीक हो सकते हो जब आप खुद बिहेव करोगे, मेडिकल अच्छे से बिहेव करेगा, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, ठीक है बच्चों। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, द लेक्चर वाज सो मतलब लास्ट में तो एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखी है, मतलब इसने तो मेरे दिल ही छू लिया है, और आपके भी दिल छूने चाहिए। HIV एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कहाँ से आ रहा है आपको पता है। मतलब मैं, जैसे हम लोग कहते हैं सॉरी हम यहाँ गए थे हमको सर्दी हो गई, हमको नहीं पता था ये ऐसा है, पर मोड ऑफ इन्फेक्शन तुमने सीखा कि कहाँ से आता है। जब तुम्हें पता है तो प्रिवेंशन क्यों नहीं लेते हो? जब तुम्हें पता है कि रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है तो ब्लड चढ़ाने के दौरान टेस्ट क्यों नहीं कराया? जब तुम्हें पता है कि सीरिंज से फैलता है तो डिस्पोजेबल सीरिंज क्यों नहीं इस्तेमाल की? जब तुम्हें पता है कि ड्रग्स एडिक्ट हैं हम लोग और हमको सीरिंज से ड्रग लेना है तो दूसरा नीडल क्यों नहीं चेंज किया? जब मदर को पता था कि इसको HIV है, बच्चे को हो सकता है, तो उसने टेस्ट क्यों नहीं कराया? या मदर को उस समय तक नहीं पता था उसको HIV था तो पहले ट्राइमेस्टर में सारे ब्लड टेस्ट क्यों नहीं कराए? तो ये तो मतलब इग्नोरेंस है ना, डाई ऑफ इग्नोरेंस। हम मर गए क्योंकि हम इन्हें इग्नोर कर दिया। और अगर हो गया है, अगर बीमारी आ गई है किसी कारणवश, तो फिर उन पीपल को सिंपैथी दीजिए, उनको बोलिए कि आप हैं उनके साथ। बेचारे जो आपकी वजह से अगर वो 5-10 साल भी जी गए तो सोचिए कि आपने कितना बड़ा पुण्य किया। और साथ ही साथ उनको इनकरेज करिए कि दवाइयाँ ज़रूर लीजिए। हम दवाइयों से उनको मरने से रोक नहीं सकते, पर उनकी आयु थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी वजह से किसी की आयु, किसी की एज 2-4 साल 10 साल भी बढ़ गई बच्चों, तो आप ये मानिएगा कि जीवन में आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो आपको और मेडिकल फ्रेटर्निटी को, हम सब को मिलकर एक साथ उनके लिए एक स्टेप उठाना है। डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस एंड हेल्प देम आउट टू एटलीस्ट हैप्पी, ठीक है, टू एटलीस्ट बी हैप्पी। वो खुश रहेंगे तो शायद थोड़ा और जी जाए। तो आज के लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया, विच इज़ द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कॉजेज द एड्स। ओके, आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन दूसरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये सेशन जो है आपके लिए और दूसरों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप ऐसे ही मेरे अच्छे सेशंस चाहते हैं तो क्लास 12 वेबसाइट पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स की क्लास 12 पे क्लिक करिए, मेरी फोटो पे क्लिक करिए। सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स मैंने ऐसे ही बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से बनाए हैं। जाइए और उनको देखिए और सीखिए, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। आपको ये बताता है कि हाउ टू बिहेव, ओके, हाउ टू बिहेव विद पीपल, हाउ टू बिहेव विद सोसाइटी। अगर आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते हैं तो शायद जीवन में कुछ अच्छा सीख पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत सारी उम्मीद आपको देके जा रही हूँ कि आप अपने समाज में ये फैलाएंगे कि डू नॉट डाई विद द इग्नोरेंस, और उनको सपोर्ट करिए जिनको HIV हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।